हमें अपने आदर्शों पे चलने के लिए कभी कभी काफ़ी सैक्रिफाइस भी करना पड़ जाता है। जी बिल्कुल। और काफ़ी बार ऐसा होता है कि हमारे कंट्रीब्यूशन हमारे मरने के 100 साल बाद लोग उसको याद करें। जो बच्चे परेशान हों, 7898815399 मेरा पर्सनल नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है। सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणम रजा अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। यानी कि सारे सब कुछ छोड़ दो, सब कुछ त्याग दो और लास्ट में उस भगवान की शरण में चले जाओ। बाकी म्यूजिक के इंटरेस्ट आप बाद में डेवलप कर सकते हो, आर्टिस्टिक आप बाद में हो सकते हो, कल्चरल आप बाद में हो सकते हो। यदि आपने 1 से लेकर 12 तक आपके पास बहुत 1 से लेकर 10 तक बहुत टाइम था आपका इन चीज़ों के लिए। ये 2 साल आप करियर को दो, एडिक्शन से बचें। क्योंकि काफ़ी लोग हॉस्टल्स में आते हैं, टोबैको, काफ़ी लोग ये बोलते हैं कि सिगरेट पीने से हमारा कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है। वो आदत बिल्कुल ना डालें, क्योंकि मैंने देखा है काफ़ी लोग स्मोकिंग के चक्कर में फंस जाते हैं। मतलब मेरा स्कूल था और हम लोग स्कूल में पढ़ रहे थे सर, ये मुझे एग्जैक्ट सन भी याद नहीं है। उस समय में हमारे स्कूल से बहुत आगे एक आवाज़ सुनाई दी, बहुत तेज़। उसके बाद अचानक से हमने स्कूल से भगदड़ देखा। भगदड़ के वजह से हम लोग को स्कूल से बोले गए कि जल्दी घर चले जाइए, छुट्टी हो गया। बाद में हमें पता चलता है कि अगले दिन पेपर में जाकर के दुनिया का सबसे खतरनाक विस्फोटक पदार्थ क्या है सर? इसकी जानकारी तो मुझे नहीं है, लेकिन विस्फोटक से मुझे फिर दिल दहलाने वाली बात आपने पूछ दी। मैं दंतेवाड़ा में रहा था। विस्फोटक फिर वैसी चीज़ें समाज की भलाई के लिए बनाई गई है। 1/3 जीवन डॉक्टर वाइफ ढूंढने में निकलता है और 1/3 जीवन बच्चों को डॉक्टर बनाने में निकलता है। बिल्कुल सही बता रहे हैं आप, है ना। लेकिन आपने एक यू टर्न ले लिया सर। आपने एक बीच में 1/3 के बाद एक यू टर्न ले लिया। बिल्कुल, मैं 2/3 तो कंप्लीट था मेरा, 1/3 में भी प्यारा मैसेज सर आपने दिया, वंस अ डॉक्टर ऑलवेज अ डॉक्टर। सर मैं ये आपसे पूछना चाहता था कि आप मेडिकल फील्ड में थे, आपने पीजी किया और मैम भी डॉक्टर हैं, एक डॉक्टर वाली लाइफ आपके पास थी, नो डाउट ये बहुत अच्छी एक लाइफ है, आपने सब कुछ अचीव कर लिया था। फिर सडनली आपने ये टर्न कैसे लिया? क्योंकि मैं साइकेट्री में काम कर रहा था तो मैंने देखा कि साइकेट्री में स्टिग्मा बहुत ज़्यादा है। लोगों को आर्थराइटिस है तो लोग दवाई खाते हैं, लेकिन किसी को डिप्रेशन है, किसी को एंजाइटी है, किसी को साइकोसिस है, तो समाज इसको बड़ी गलत ढंग से देखता है। समाज को लगता है ये अंदर से कमजोर होगा, इसीलिए इसको डिप्रेशन हुआ है। यार बिहाइंड द सीन इतनी चीज़ें सोचनी पड़ती होंगी आपको, हमको तो पता नहीं था कि कोई अगर क्रिमिनल है आप उसको अरेस्ट कर रहे हैं तो पहले उसके शुगर बीपी टेस्ट मतलब सब कुछ देखना पड़ता है। यदि वो डायबिटिक है, यदि वो अल्कोहल बहुत ज़्यादा पी के आया उसको विड्रॉल हो सकता है, यदि वो हीरोइन लेके आया तो विड्रॉल हो सकता है। उन चीज़ों को हम ध्यान नहीं देंगे तो थाने के अंदर जाने बहुत बार चली जाती हैं। पेरेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि रिजल्ट के पहले बच्चों से बातचीत करें, रिजल्ट के बाद बातचीत करें, कोई नेगेटिव कमेंट उस टाइम ना दें। बिल्कुल। जब होता क्या है, जब आप बिल्कुल दुखी रहते हो उस टाइम यदि कोई कुछ बोले तो आदमी काफ़ी सेंसिटिव रहता है। कहीं ना कहीं पेरेंट्स को भी काउंसलिंग करने की आवश्यकता है कि बच्चों को रिजल्ट को एडजस्ट होने का समय दें। आप फ़ोन करके उससे रिजल्ट पूछते हो, क्या रिजल्ट है आपका, उससे यदि आप सोचिए आपका रिजल्ट ख़राब हो और 100 लोग आपको फ़ोन करें तो उस व्यक्ति पर क्या बीतती है। हर तरह की पर्सनैलिटी होती है, कुछ लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं, कुछ लोग काफ़ी गरीब परिवार से आते हैं, 3 साल 4 साल मेहनत करने के बाद उनको डर लगता है वो अपने गांव वापस जाएंगे तो लोगों को क्या जवाब देंगे। ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हम रिलीजन और आध्यात्म से बिल्कुल दूर जा रहे हैं। जी, हम जब स्कूल में थे तो हर बच्चे के घर में एक भगवान की फोटो हुआ करती। डेली हम स्कूल जाने कॉलेज जाने के पहले एक बार अगरबत्ती लगा के जाते। कम से कम जो बच्चा कभी अगरबत्ती नहीं लाता एग्जाम को कम से कम अगरबत्ती लगा के जाया करता था। सर ये फ्रस्ट्रेशन टेंशन ना यूजुअली मुझे ना 2 बार समझ में आती है। एक, अब तो सर समय बदल चुका है, एक किसी की गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड वाला इशू होता है तब वो लोग फ्रस्ट्रेशन टेंशन में होते हैं। दूसरा जब एग्जाम टाइम आता है ना सर। जय जोहार सभी को, माई सेल्फ तुहिन मंडल, आप मुझे जानते हैं केमिस्ट्री एक्सपर्ट के तौर पर, और मैंने भिलाई शहर में रह करके काफ़ी डॉक्टर और इंजीनियर बनाए। आज मैं जिस शख्सियत से मिल रहा हूँ, जो पॉडकास्ट के लिए हम लोग आज यहाँ भिलाई टाइम्स के चैनल से जुड़े हैं, जिनके माध्यम से हमें ये मौका मिला है कि स्टूडेंट तक और पेरेंट तक एक बात पहुँचाए, तो वो शख्सियत किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है। जी हाँ, आप सभी के पसंदीदा दुर्ग एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव सर के साथ में हूँ। सर नमस्कार। नमस्कार। सुबह सुबह का वक्त है सर, तो थोड़ी हल्की फुल्की बातचीत से हम लोग शुरुआत करेंगे। बिल्कुल, है ना। आज मुझे ये मौका मिला कि सर से हम बात करें स्टूडेंट्स के लिए। सर कुछ इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, उस पर डिस्कशन करेंगे। फिलहाल उससे पहले सर कुछ सवालों के सर आपको मुझे जवाब देने हैं। बिल्कुल। सर सबसे पहले तो ये है कि आज पहले के टाइम पे AIPMT हुआ करता था। जैसे मैं जिस समय में तैयारी कर रहा था उस समय AIPMT प्री और मेंस होता था, मेंस सब्जेक्टिव होता था और साथ ही साथ CGPMT और बाकी स्टेट एग्जाम होते थे। आज का दौर है, अब नीट का एग्जाम होता है, सारे मेडिकल कॉलेज के एग्जाम एक होते हैं।
तो सर तब का वक्त जब आप तैयारी कर रहे थे, उस समय का वक्त और आज के वक्त में क्या फ़र्क है? कुछ फ़र्क है। जैसे मैं 99 में मैंने AIPMT दिया था जी। उस टाइम केवल एक पेपर हुआ करता था जी। उसमें 200 MCQ आते थे, 3 घंटे में करना पड़ता था। CBSE PMT AIPMT CBSE कंडक्ट करती थी जी जी 15% MBBS सीटों के लिए, और स्टेट में स्टेट PMT हुआ करता था। उस टाइम MP छत्तीसगढ़ एक था तो MP PMT हुआ करता था। उस टाइम मेडिकल कॉलेज में सीटों की संख्या थोड़ी कम थी। उस टाइम देश भर में जो है 15,000 MBBS की सीटें थी। अभी ये सीटें बढ़ के करीब 1 लाख हो गई हैं। जी जी जी। हमेशा किसी भी एग्ज़ाम का पैटर्न जो है इवॉल्व करता रहता है। जैसा आपने बताया 2003 में जो है पहली बार प्रीलिम्स और मेंस AIPMT में 2 होने लगा। प्रीलिम्स जो है ऑब्जेक्टिव था और मेंस सब्जेक्टिव था जी। और उसके बाद फिर जाके 2014-15 में नीट आया, पूरे देश भर में एक एग्ज़ाम आया। अब फ़र्क ये है कि पहले मल्टीपल एग्ज़ाम्स थे। अब स्टेट PMT आते थे, एम्स का अलग था, BHU का अलग था, AMU था, जिपमर था। तो आपके बच्चों के पास 5 या 6 ऑप्शन थे जी। यदि आपका एक एग्ज़ाम खराब गया, वो दिन खराब है तो दूसरे दिन आप अच्छा कर सकते हो। अब क्या है कि एक दिन है, वो जैसे वर्ल्ड कप का फाइनल होता है, फाइनल डे है। D-Day में यदि आपने अच्छा किया तो आपका रिजल्ट अच्छा है, D-Day में थोड़ा गड़बड़ हुआ तो इसके कारण बच्चों में एप्रीहेंशन, एंजाइटी, परफॉर्मेंस एंजाइटी वो थोड़ा ज़्यादा रहता है। मतलब सर ये 3 घंटे जो 20 मिनट है ये पूरा साल भर तय कर, पूरे साल भर को तय करते हैं। तो और निश्चित रूप से बच्चे को उस D-Day की तैयारी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यदि एग्जाम 12 बजे से लेके 2 बजे से लेके 5:20 तक है तो 2 बजे से 5:20 का टाइम जो है वो पीक टाइम है। बच्चे को उस टाइम पूरा कॉन्सेंट्रेशन अटेंशन में होना चाहिए। फिर ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चे मॉक टेस्ट 2 बजे से लेके 5:20 के बीच दें, जिससे कि बच्चे को उस टाइम का फोकस रहे। काफ़ी बच्चों को क्या है देर रात तक पढ़ने की आदत है, तो वो देर रात तक पढ़ के 4-5 बजे सोते हैं। तो अपना टाइमिंग भी स्लीप का इस तरह से शेड्यूल करना है कि उस टाइम आप अटेंटिव रहें। हाँ बिल्कुल। तो निश्चित रूप से एग्जाम इवॉल्व हुआ है, लेकिन एक फ़ायदा ये है कि क्योंकि एक एग्जाम हो रहा है तो 25 लैंग्वेजेज, मल्टीपल लैंग्वेजेज में हो रहा है। हमारे टाइम केवल CBSE PMT 2 लैंग्वेज में हुआ करता था, इंग्लिश और हिंदी। तो ये एक फ़ायदा हुआ है कि रीजनल लैंग्वेज के बच्चे भी अपनी भाषा में पढ़ के नीट दे सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा चेंज है। और दूसरी बात क्या है कि पूरे देश भर के लिए नीट एग्जाम हो रहा है, तो प्राइमरली NCERT बुक को बेस बना के अब पेपर सेट किया जाता है। यही आप देखेंगे, इसके कारण जो है पेपर का हमारे टाइम में 72% जो है वो हाईएस्ट जाया करता था। और CBSE PMT में यदि आप 50+ हैं तो आपकी रैंक आ जाती थी। अभी आप देखेंगे 720 में 720 हाईएस्ट है, और आपकी 500 के ऊपर 600 के ऊपर स्कोर चाहिए होता है अलग अलग स्टेट्स में MBBS के लिए। तो कहीं ना कहीं हाई स्कोरिंग पिच बन गया है, क्योंकि NCERT बुक से ही क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि हम NCERT बुक को समझें, ठीक से पढ़ें और सॉल्व करें। तो कहीं ना कहीं पैटर्न चेंज हुआ है, लेकिन मुझे कुछ फ़ायदे हुए हैं नए पैटर्न के। एक फ़ायदा तो है कि मल्टीपल लैंग्वेजेज में हो रहा है, एक फ़ायदा है कि कॉमन रैंक आ रही है, तो सीटें बर्बाद नहीं हो रही हैं। पहले क्या होता था कि किसी को ऑल इंडिया में भी रैंक आई, किसी को स्टेट में भी रैंक आई, तो उन्हें ऑल इंडिया से भी सीट ले लिया, फिर स्टेट से भी सीट ले लिया, तो सीटें वेस्ट बहुत होती थी। अब क्या है, क्योंकि एक ही नीट की कॉमन रैंक बनती है, तो जो सीटों की वेस्टेज है जो प्रीवियस मेडिकल सीट्स की, वो कम हुई हैं। तो कहीं ना कहीं बच्चों को ये भी एक फ़ायदा मिला है। और दूसरा फ़ायदा ये हुआ है कि क्योंकि अब बहुत सारे सेंट्रल इंस्टीट्यूट खुल गए। हमारे टाइम में केवल 250-300 सीटें सेंट्रल इंस्टीट्यूट में, एम्स था, BHU, जिपमर, सब 50-50 सीटें थी। अब 20 से 22 नए एम्स खुल गए हैं, तो अब सेंट्रल पूल में भी बहुत ज़्यादा सीटें हैं। तो बच्चे अपने स्टेट में भी पढ़ सकते हैं और नीट में अच्छी रैंक ला के नेशनल इंस्टीट्यूट में भी जाके अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। जी बिल्कुल। जैसा कि सर ने भी आपको बताया कि NCERT जो है ये आपका कोर कंटेंट है, क्यों सर? बिल्कुल। पहले उस समय स्टेट PMTs वगैरह जब होते थे, किसी स्टेट में स्पायरो वगैरह आ रहा है, कुछ आ रहा है, और AIPMT की तैयारी अलग पैटर्न में होता था। बहुत मुश्किल होती है दोनों में मैच करने के लिए। जी। कोई स्टेट में जो है काफ़ी हाई स्कोरिंग होता था, CBSE PMT का अलग सिलेबस था, दोनों के टाइमिंग्स अलग अलग थे, दोनों का सिलेबस अलग अलग था। तो अब एक यूनिफॉर्मिटी इन सिलेबस आया है, तो इससे पूरे देश भर में एक यूनिफॉर्म एंट्रेंस की तरफ हम बढ़े हैं। निश्चित रूप से इसके काफ़ी फायदे हैं। जैसा कि सर ने बताया कि यूनिफॉर्मिटी आने की वजह से इसका फायदा निश्चित रूप से स्टूडेंट्स को मिल रहा है, और एक कोर कंटेंट है सर, उस पे हम लोग रह करके अगर रेलेवेंट कंटेंट पे पढ़ाई करें तो निश्चित रूप से बच्चा। एक और फायदा ये भी हुआ है कि जो बच्चे गांव में रह के पढ़ रहे हैं, जी। आजकल काफी ऑनलाइन मटेरियल मिल गया है, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के मटेरियल ऑनलाइन हो गए, तो वो NCERT गांव में भी रह के गाइडेंस ऑनलाइन दे के पढ़ सकते हैं। तो अब कोई बच्चा जो है वो केवल
गाइडेंस की वजह से छूट नहीं सकता है। जी जी बिल्कुल, इसका भी बिल्कुल। बहुत फायदा है। पहले अभाव होता था सर, तो कई लोग बाहर जाकर के तैयारी करना अफोर्ड नहीं कर पाते नहीं थे। कर पाते। अब ऑनलाइन से ऐसा हो गया है कि हमारे छत्तीसगढ़ में दुबई से बच्चे जुड़ रहे हैं ऑनलाइन बिल्कुल। क्लासेस के लिए। इंटरनेशनल भी चीजें होते जा रही है, मतलब चीजें बहुत टेक्नोलॉजी का सारे बहुत साथ मिल टीचर्स रहा है। जो हैं वो इंस्टाग्राम पे हैं, यूट्यूब पे हैं, फेसबुक पे हैं। जी, बच्चे जी। सीधा डाउट व्हाट्सएप करके पूछ लेते हैं, तो हाँ, बहुत हाँ, चेंज हाँ। आया है। अच्छा सर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या हुआ करता था? मैं ज़्यादा फिजिक्स और केमिस्ट्री की तरफ था, क्योंकि मैं मैथ्स भी रखा था, बायोलॉजी भी रखा था। अच्छा। तो मैथ्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था, उसके बाद केमिस्ट्री था, फिर फिजिक्स अच्छा। था। जी जी जी। एक और सवाल है सर, आपने तैयारी कब की थी सर? कुछ मैंने 99 में अपना प्रिपरेशन आपने किया? बोर्ड 12th दिया था, उसी साल मैंने तैयारी की थी। अच्छा, तो अब सर 99 और ये हो रहा है 2023-24 का समय है, लंबा गैप हो चुका है। मैं कुछ सवाल आपसे पूछूंगा सर केमिस्ट्री के, फटाफट देखते हैं आपको कितनी केमिस्ट्री याद है सर। सबसे पहला सर है सवाल ये है कि सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या है? ये आसान है सर। ये H2SO4 है। अच्छा, फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है सर? ये एंटोइन लेवोसियर है। इनके बारे में मैंने जब यूपीएससी की तैयारी की तब भी पढ़ा। बच्चों को एंटोइन लेवोसियर की हिस्ट्री पढ़नी चाहिए। जी जी जो जी। फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था, हाँ जी, हाँ उसमें इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। अच्छा। और आपको जान के अच्छा ये होगा कि इनकी एंड में फांसी लगा दिया गया था इनको। ये अच्छा। वो व्यक्ति थे जिन्होंने एयर क्वालिटी के ऊपर लड़े, जो कि वाटर क्वालिटी के ऊपर लगे, पहली बार थे टोबैको लॉबी के खिलाफ लड़े। तो कहीं ना कहीं हमें लाइफ में ये भी सीखना पड़ेगा कि हमें अपने आदर्शों पे चलने के लिए कभी कभी काफ़ी सैक्रिफाइस भी करना पड़ जाता जी है। बिल्कुल। और काफ़ी बार ऐसा होता है कि हमारे कंट्रीब्यूशन हमारे मरने के 100 साल बाद लोग उसको याद करें। जब उनको फांसी लगा दी गई थी तो उस टाइम कोई इनको याद नहीं कर रहा था, लेकिन उसके बाद 150 साल के बाद उनको फादर ऑफ केमिस्ट्री बनाया गया। अच्छा। और बच्चों को जरूर इनके बारे में पढ़ना चाहिए। इनके बारे में पढ़ने से वो काफ़ी कुछ सीख पाएंगे। धन्यवाद आपको कि आपके कारण दोबारा मुझे एंटोइन लेवोसियर के बारे में वो याददाश्त में चीज़ आई। बहुत बड़े ये इनका फ्रेंच रिवॉल्यूशन में बहुत बड़ा योगदान था। केमिस्ट्री के साथ साथ जो सोशल वर्क्स हैं उनमें एपिडेमिक के ऊपर इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया। अब कोरोना एपिडेमिक आया है तो हमें समझ में आ रहा है, इन्होंने उस टाइम एयर क्वालिटी की बात की थी, वाटर क्वालिटी की बात की थी, एनवायरनमेंट की बात की थी, और बहुत ही महान व्यक्ति हैं। टू बी ऑनेस्ट सर, इतनी इन्फॉर्मेशन फादर ऑफ केमिस्ट्री के लिए मेरे पास तो नहीं थी, आपने मेरी भी जानकारी दुरुस्त कर दी है ना। मैं केमिस्ट्री पढ़ाता जरूर हूँ, फादर ऑफ केमिस्ट्री बस हमने नाम सुना हुआ है, लेकिन इतनी इन्फॉर्मेशन जो आपने दी है वो मेरे पास आज मुझे अच्छा लग रहा है बहुत कि आपसे ये जानकारी मुझे मिली है। सर अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसका आंसर हो सकता है कि ट्विस्टेड हो, फनी हो। दुनिया का सबसे खतरनाक विस्फोटक पदार्थ क्या है सर? इसकी जानकारी तो मुझे नहीं है, लेकिन विस्फोटक से मुझे फिर दिल दहलाने वाली बात आपने पूछ दी। मैं दंतेवाड़ा में रहा था। विस्फोटक फिर वैसी चीज़ है, समाज के भलाई के लिए बनाई गई है जी। लेकिन हर चीज़ जो भलाई के लिए बनाई जाती है उसको कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट्स होते हैं। जी। एक्सप्लोजिव यदि गलत आदमी के हाथ लग जाएं तो उसका बहुत नुकसान है। जी। दंतेवाड़ा में था, तत्कालीन माननीय विधायक जी को आईडी के ब्लास्ट में उनका देहांत हुआ। अभी कुछ दिन पहले दंतेवाड़ा में 10 DRG के जवान जो है शहीद हुए, एक चालक शहीद हुआ, 11 लोग। एक्सप्लोजिव जो है वो रोड कंस्ट्रक्शन के लिए, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए, पहाड़ तोड़ने के लिए उसके बहुत पॉजिटिव यूजेज है। जी जी जी। लेकिन गलत हाथों पे लगने पे उसके काफ़ी नुकसान है। गवर्नमेंट भी चाह रही है कि एक्सप्लोजिव को कैसे उसको हम ट्रैक करें, जैसे कि उसमें कैसे हम QR कोड लगा पाएँ, जिससे कि पॉइंट टू पॉइंट डिलीवरी हो। बस्तर में मैंने देखा, मतलब केवल TNT के बारे में सुना था, हमारे यूज़ करते हैं वहाँ पे एक्सप्लोजिव को लोगों को नुकसान करने के लिए, लेकिन निश्चित रूप से मुझे इसका आइडिया नहीं है, लेकिन मैंने TNT सुना है। सर ये तो आपने थोड़ा सा सीरियस आंसर आपने दिया। मैंने पहले ही बोला था थोड़ा ट्विस्टेड हो सकता है। सर आपको इसका कोई अंदाजा नहीं है मैं किसकी बात कर रहा हूँ? तो दुनिया का सबसे खतरनाक विस्फोटक पदार्थ सर, जिसने सारी जिंदगियां तबाह कर दी, उसका नाम है सर रेड लेड है। हाँ, Pb3O4 उसका फॉर्मूला होता है, जिसका कॉमन नेम हम लोग बोलचाल में सिंदूर बोलते हैं सर। हाँ, तो रेड लेड जब मैं डॉक्टर भी हूँ, जी जी फॉरेंसिक मेडिसिन में लेड जो है वो एक टॉक्सिक प्रोडक्ट भी है। टॉक्सिक प्रोडक्ट लेड को लोग जो है होमिसाइड के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। अच्छा। इसको किसी को चुपचाप यदि किसी को मारना हो तो इसको मिक्स करके दे देते हैं। अच्छा। और तो इसको होमिसाइड भी यूज करते हैं। और जो लेड जो आप बता रहे हैं, रेड लेड जो TNT और बाकी चीजें बनती हैं उसमें भी रेड लेड काफी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। तो ये एक एलिमेंट है रेड लेड। लेकिन सिंदूर इतना वाकई में विस्फोटक एक्सप्लोसिव है, रेड लेड का माइल्ड फॉर्म है। हाँ, exactly. तो उसमें यूज होता है। इसीलिए सिंदूर में कहते हैं कि यदि आप बहुत ज्यादा लगाते हैं, ठीक से नहीं लगाते, तो कहीं ना कहीं कार्सिनोजेनिक की बात भी आती है, कैंसर होने के चांसेस रहते हैं।
तो निश्चित रूप से कि इसीलिए सिंदूर जो है वो अच्छी क्वालिटी का इस्तेमाल करें, कभी भी खराब एडल्ट्रेटेड इस्तेमाल ना करें, वो आपकी स्किन को भी नुकसान कर सकता है, लॉन्ग टर्म नुकसान भी हो सकता है। और एक्सप्लोजिव की बात छेड़ के आपने काफ़ी इमोशनल कड़ी छोड़ दी, क्योंकि मैंने काफ़ी सिपाहियों को, जन नेताओं को आईडी का शिकार होते हुए देखा है। कहीं ना कहीं समाज के लिए ज़रूरी है कि हम ऐसे लोगों के ऊपर कंट्रोल करें, ऐसे लोगों पे कार्रवाई करें जो एक्सप्लोजिव का गलत इस्तेमाल करते हैं। जी। ये एक्सप्लोजिव कोई भी रिसर्च समाज को आगे बढ़ाने के लिए है, उसका हमें गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नहीं तो वो आज हमेशा समाज को इसका नुकसान हो सकता है। सर मैं भी बस्तर से ही पला बड़ा हूँ, मेरा घर वहीं पे है नारायणपुर में। बचपन से हमने ये सारी चीज़ें सुनी और देखी है। हमने तो सर वो जो दौर था उस समय में आपने जब इतनी बातें बताई तो मेरे को भी वो सारी चीज़ें सडनली याद आ रही। मतलब मेरा स्कूल था और हम लोग स्कूल में पढ़ रहे थे सर, ये मुझे एग्जैक्ट सन भी याद नहीं है। उस समय में हमारे स्कूल से बहुत आगे एक आवाज़ सुनाई दी, बहुत तेज़। उसके बाद अचानक से हमने स्कूल से भगदड़ देखा। भगदड़ के वजह से हम लोग को स्कूल से बोले गए कि जल्दी घर चले जाइए, छुट्टी हो गया। बाद में हमें पता चलता है कि अगले दिन पेपर में जाकर के कि इतने सारे जवान जो बता रहा हूँ कि जो साइंस है, साइंस को दुनिया की भलाई के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। जितने साइंस के स्टूडेंट्स हैं वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, रिसर्चर्स बने, इस चीज़ का ध्यान दें कि साइंस जो है, आविष्कार जो है वो ह्यूमन इवोल्यूशन की भलाई के लिए करें। बिल्कुल। ऐसे और यदि कुछ ऐसी चीज़ बन रही है जिसका नुकसान हो सकता है तो उसको बहुत ही प्रॉपर्ली मॉनिटर करने की आवश्यकता है। जी, एल्फ्रेड नोबल ने डायनामाइट, TNT ये सब डिस्कवर इसलिए किया था ताकि जो माइनिंग में है हमको इतना टाइम लगता है वो चीज़ें सहूलियत हो सके। लेकिन इसका जब गलत इस्तेमाल होने लग गया तो उन्होंने अपनी ही चैरिटी से इसलिए नोबेल प्राइज़ उन्होंने देना स्टार्ट किया, समाज के काम के लिए, कल्याण के लिए। आज सबसे बड़ा पुरस्कार नोबेल प्राइज़ को माना जाता है सर। तो ये है कि हम साइंस को भलाई की तरफ लेकर के जाए, ना कि गलत डायरेक्शन में, गलत चीज़ों की तरफ। ठीक है सर, ये तो हो गए कुछ सवाल। आपकी केमिस्ट्री की जानकारी तो सर बहुत, बेशक आज भी बहुत खतरनाक है। एक सवाल है सर, मुझे ऐसा लगता है कि हर अर्जुन के पीछे एक द्रोणाचार्य जरूर होता है। बहुत आपके जीवन में द्रोणाचार्य की भूमिका किसने निभाई? हाँ, क्योंकि मैंने अलग अलग इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की जी। हर स्तर पर कोई ना कोई गाइड मेंटर मिला जी। जब मैं 12th में था तो मेरे बायोलॉजी टीचर थे, उनसे मैं काफ़ी इम्प्रेस था जी। वो आज भी, अभी मुझे 20 साल 25 साल बाद वो जब डिप्टी कमिश्नर होके केंद्रीय विद्यालय संगठन से रिटायर हुए तो मैंने अपने केवी के ग्रुप में उनसे देखा, उनसे बात की, उन्हें इतनी खुशी हुई मेरे से बात करके। अच्छा। मैथ्स के टीचर थे मेरे +2 में जी। उनसे मैं काफ़ी अटैच था। दोनों में लड़ाई होती थी, वो बोलते थे आप मेडिकल में जाओ, वो बोलते थे इंजीनियरिंग में जाओ। आपने दोनों की सुनी सर? आपने दोनों मैथ्स और बायो दोनों में रखा था मैंने। दोनों जगह सिलेक्शन हुआ था मेरा, NIT में, IIT में सिलेक्शन हुआ था, यहाँ PMT में सिलेक्शन हुआ। उसके बाद जब मैं MBBS में गया तो वहाँ पे फिजियोलॉजी में एक मैम थी, जनरल मेडिसिन में एक सर थे, उनसे काफ़ी अटैच रहा। फिर मैं एम्स में गया तो एम्स तो एक क्वालिटी अपार्ट इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पे सबसे कुछ ना कुछ सीखने को मिला। बिल्कुल। और जो एक्सपीरियंस को कभी भी आप नॉलेज से पीछे नहीं कर सकते। एक्सपीरियंस ऐसी चीज़ है जो टीचर्स को सालों वर्षों के एक्सपीरियंस से चीज़ें आती हैं। एक अच्छा स्टूडेंट, एक स्टूडेंट की अलग क्वालिटी है, अच्छे टीचर की अलग क्वालिटी है, अच्छे कोच की अलग क्वालिटी है, अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर की एक अच्छी अलग क्वालिटी है। एक सफल टीचर वो अच्छा एक एडमिनिस्ट्रेटर बन जाए इसकी गारंटी नहीं है। इसलिए आप देखते होंगे काफ़ी लोग कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर अलग होते हैं, जो अच्छे पढ़ाने वाले टीचर्स होते हैं वो अलग होते हैं। सर मेरा छोटा सा इंस्टीट्यूट है, मैं सारे सब कुछ मैं ही मैनेज करता हूँ, ऑल इन वन हुआ, एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर टीचिंग। काफी लोग अच्छे, ऐसे सचिन तेंदुलकर हमारे क्रिकेट में अच्छा खेलते थे, वनडे में अच्छा खेलते थे, T20 में अच्छा खेलते थे। कुछ लोग होते हैं ऑल इन वन होते हैं, कुछ लोग स्पेशलाइज होते हैं। लेकिन हमें हमेशा अपने टीचर्स की इज्जत करनी चाहिए। जी बिल्कुल। विनम्र होना चाहिए। टीचर्स बच्चों को तभी अच्छी तरह से ग्रहण कर पाएंगे हम जब हम विनम्र होकर उनसे सीखें। कभी भी हमें टीचर्स के बीच में गैप नहीं रखना चाहिए। कोई चीज़ हमें समझ ना आए तुरंत हमें जाना चाहिए, टीचर के पास बात करनी चाहिए। कोई भी टीचर यदि कोई स्टूडेंट उसके पास आता है तो वो गलत सलाह नहीं देता। बिल्कुल। हमेशा वो जितनी उसकी नॉलेज रहती है वो इम्पार्ट करने की कोशिश करता है। बिल्कुल। और क्योंकि टीचर्स जो है वो लंबे समय से पैटर्न को देख रहे होते हैं, तो वो पैटर्न कैसे चेंज हो रहा है, कैसे इवॉल्व हो रहा है, वो कंटेम्पलेट कर पाते हैं, एक्सट्रापोलेट कर पाते हैं कि इस साल का पैटर्न ये, तो अगले साल ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं। एग्जैक्टली। ये एक बहुत बड़ा अंतर होता है। जो टीचर्स होते हैं उनको एक्सपीरियंस से पता होता है कि पैटर्न किस तरफ जा रहा है। जी जी। उनको ये पता होता है कि
कौन से टॉपिक्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किससे कम पूछे जा रहे हैं, किस तरफ जा सकता है, बच्चों को क्या चीज़, बच्चों को भी बहुत ज़रूरी है कि उस चीज़ को समझें कि कौन सा चीज़ वो बुक से पढ़ के समझ सकते हैं, किसमें उनको हेल्प की आवश्यकता है। काफ़ी बच्चों को कोई चीज़ समझ नहीं आता, उसको रटते रहते हैं, बहुत समय लगा देते हैं और आउटपुट जीरो रहता है। तो बहुत ज़रूरी है कि उस चीज़ों को समझने की कोशिश, खुद नहीं समझ पाते हैं टीचर्स से मदद लें, आसपास जो को स्टूडेंट्स हैं उनसे मदद लें, लेकिन टीचर्स की बहुत बड़ी भूमिका है। कोई भी अर्जुन बिना द्रोणाचार्य के दुनिया में बन नहीं पाया है। यदि बिना द्रोणाचार्य के यदि अर्जुन बन पाता तो इतने स्कूल्स नहीं होते, कॉलेजेस नहीं होते, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स नहीं होते। बिल्कुल। हर ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो आज तक कभी बिना स्कूल गए कहीं पहुंचा है। हर बच्चा, आप देखते हैं इतने सारे आउट एजुकेशन होता है, ऑफलाइन ऑनलाइन एजुकेशन होता है, लेकिन स्कूल कॉलेज टीचर्स की हमेशा इंपॉर्टेंस रहेगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सर अगला सवाल ये है, मैं मतलब एक दिन मैं क्लास में पढ़ा रहा था और मैं उनको एक डॉक्टर की लाइफ के बारे में बता रहा था, लाइफ साइकिल ऑफ डॉक्टर। जैसे सेल डिवीजन होता है सर, उसमें साइकिल होता है, आपको याद होगा बेशक, है ना। तो मैं डॉक्टर की लाइफ साइकिल बता रहा था। मैं ये बताता था उनको कि 1/3 जीवन डॉक्टर बनने में निकलता है, 1/3 जीवन डॉक्टर वाइफ ढूंढने में निकलता है और 1/3 जीवन बच्चों को डॉक्टर बनाने में निकलता है। बिल्कुल सही बता रहे हैं आप, है ना। लेकिन आपने एक यू टर्न ले लिया सर, आपने एक बीच में 1/3 के बाद एक यू टर्न ले लिया। बिल्कुल, मैं 2/3 तो कंप्लीट था मेरा, 1/3 में भी चली जाए। बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चे भी डॉक्टर बन सकते हैं, ऐसी बात जी जी नहीं। और मैं तो अभी डॉक्टर हूँ ही। हाँ, डॉक्टर बेशक आप हैं। 4-5 पेशेंट में देखता हूँ और दिल मेरा अभी भी डॉक्टरी के साथ है। जी जी, मेरी भावनाएं अभी भी डॉक्टर के साथ है। वंस अ डॉक्टर लाइफ लॉन्ग अ डॉक्टर। क्योंकि आपको जब भी कोई मरीज दिखता है, आप उसको ठीक करने की कोशिश करते हो, लोग आपसे एडवाइस लेते हैं। अच्छा सर, आप अभी भी प्रिस्क्रिप्शन वगैरह पूरा लिखते हैं? हाँ, मैं कम से कम 150 से 200 मरीज महीने में देखता हूँ। वाह सर, तो समय कैसे निकाल लेते हैं सर आप? मैं मॉर्निंग टाइम 8 to 10 लोगों से मिलने के लिए रखता हूँ। कोई भी आदमी मिलना चाहे, जनता मिलना चाहे, मरीज मिलना चाहे, मरीज भी जनता है। जी जी जी, और फ्री ट्रीटमेंट मैं करता हूँ। इससे मेरी वो जो स्किल है वो भी इंटैक्ट रहती है। जी जी। और एक खुद को शांति भी मिलती है कि भारत सरकार ने मुझे सरकारी पैसे पे, टैक्स पेयर्स मनी पे 6 साल MBBS कराया, 3 साल MD कराया, तो मैं सोसाइटी को कुछ रिटर्न कर पाऊँ। जब मैं दंतेवाड़ा में रहा तो मेरे द्वारा 200 कैंप लगाए गए। मेरी पत्नी भी डॉक्टर है, स्किन स्पेशलिस्ट है। तो करीब हमने लाखों ट्रैवल्स को देखा, लोगों में जगह बनाई। तो मेडिकल एक ऐसी स्किल है जो कोई भी डॉक्टर कहीं भी जाए उसको अपनी मेडिकल स्किल को लूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये मानव सेवा में इस्तेमाल किया जा सकता है। वो हज़ारों लोग जो डॉक्टरी ट्रीटमेंट के अभाव में उनकी जान जा रही है, ऐसे लोगों को सेवा करने का जब मौका मिले जरूर करना चाहिए। जी सर, बिल्कुल। बहुत प्यारा मैसेज सर आपने दिया, वंस अ डॉक्टर ऑलवेज अ डॉक्टर। सर मैं ये आपसे पूछना चाहता था कि आप मेडिकल फील्ड में थे, आपने PG किया और मैम भी डॉक्टर हैं, एक डॉक्टर वाली लाइफ आपके पास थी, नो डाउट ये बहुत अच्छी एक लाइफ है, आपने सब कुछ अचीव कर लिया था। फिर सडनली आपने ये टर्न कैसे लिया और वो आपका डिसीजन क्या था, और उस समय में आपको किन किन चीज़ों की परेशानियां भी हुई होंगी सर ये डिसीजन लेने में कि आप सडनली देश सेवा में आपने UPSC की तरफ आपने रुख किया? तो ये क्या डिसीजन था, वो मोमेंट क्या था सर? मैंने 1999-2005 में MBBS किया गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज गोवा से। जी। 2006 से 2009 तक मैंने एम्स न्यू दिल्ली से MD साइकेट्री किया। करने के बाद मैं 3 साल 2010 में मेरी शादी हुई। जी। मेरी वाइफ भी स्किन स्पेशलिस्ट है, डर्मेटोलॉजिस्ट है, डॉक्टर यशा। और 2009 से 12 तक दिल्ली के बड़े बड़े प्रतिष्ठित हॉस्पिटल्स, सफदरजंग, मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज, UCMF, वहाँ पे मैंने अपनी सेवाएं दी। इन जगहों पे काम करते हुए निश्चित रूप से बहुत अच्छी, दिल्ली में 50-60 मरीज देखता था। लेकिन एक हॉस्पिटल में बैठ के जब हम मरीज देखते हैं तो मरीज को दवाई लिख देते हैं, वो दवाई लेता है नहीं लेता, उसके फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट हो सकते हैं, कल्चरल कॉन्स्टेंट हो सकते हैं। क्योंकि मैं साइकेट्री में काम कर रहा था तो मैंने देखा कि साइकेट्री में स्टिग्मा बहुत ज़्यादा है। लोगों को आर्थराइटिस है तो लोग दवाई खाते हैं, लेकिन किसी को डिप्रेशन है, किसी को एंजाइटी है, किसी को साइकोसिस है, तो समाज उसको बड़ी गलत ढंग से देखता है। समाज को लगता है ये अंदर से कमजोर होगा, इसीलिए इसको डिप्रेशन हुआ है। लोग ये नहीं समझते कि डिप्रेशन किसी को हो सकता है। एंजाइटी की जैसे हाइपरटेंशन बीमारी है, डायबिटीज बीमारी है, वैसे ही डिप्रेशन एंजाइटी की बीमारी है। बीमारी को हम तब तक ठीक नहीं कर सकते, वो एक हेल्थ एक इशू है, उसके साथ सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल सब चीज़ें इम्पैक्ट होती हैं। जब तक हम फील्ड में जाके एक हॉलिस्टिक लोगों के लिए काम ना करें। मैं वहाँ 1 साल नेशनल अपेक्स डी एडिक्शन सेंटर है, वहाँ पे काम कर रहा था। मैंने देखा कितने लोग ड्रग्स से परेशान हैं,
लेकिन जब तक हम ड्रग्स के सप्लाई पे काम नहीं करेंगे, उसके अवेयरनेस पे काम नहीं करेंगे, तो केवल रिहैबिलिटेशन कंप्लीट नहीं होगा। तो निश्चित रूप से इस देश में यदि आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाके लाखों लोगों के लिए काम करना है, उनके बीच में एक जगह बनानी है, तो सिविल सर्विसेज सबसे अच्छा ऑप्शन है। और इसीलिए सिविल सर्विसेज में सभी प्रोफेशनल्स को अलाउ किया गया है। यूपीएससी की, भारत सरकार की मंशा है कि सिविल सर्विसेज में इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, लॉयर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट, साइंस ग्रेजुएट, कॉमर्स ग्रेजुएट, आर्ट ग्रेजुएट, आयुर्वेदिक ग्रेजुएट, सभी लोग आए। और डॉक्टर्स की संख्या यहाँ पर, क्योंकि डॉक्टर्स में हम एमबीबीएस का एमडी की तैयारी ज़्यादा लोग करते हैं, एमडी करने के बाद एज कम बचता है। जी, काफ़ी लोग की बहुत लंबा करियर है मेडिकल का, आप समझिए 6 साल एमबीबीएस है, 3 साल एमडी है, फिर 3 साल डीएमबी है, तो काफ़ी लोग सुपर स्पेशलाइज करते हैं आजकल। तो 10-12 साल की पढ़ाई है, तो उसके बाद एनर्जी कम बचती है इधर आने की। लेकिन निश्चित रूप से यूपीएससी में सिविल सर्वेंट्स में डॉक्टर्स की ज़रूरत है। इस डाइवर्सिफिकेशन होती है, इससे एक सॉफ्ट कॉर्नर आता है। पुलिसिंग में लोग पहले समझते थे कि हार्ड पुलिसिंग हो सकती है, दबंगेत के साथ हो सकती है, मारपीट करके, 3rd डिग्री करके, अभद्र भाषा का प्रयोग करके। जी बिल्कुल। लेकिन सॉफ्ट पुलिसिंग के साथ भी आप इफेक्टिव हो सकते हैं। ये तो है सर। एक डॉक्टर भी एक पुलिसमैन के बीच में खड़ा हो सकता है। काफ़ी लोग, मैं ज्वाइन हुआ यहाँ पे तो काफ़ी लोग मुझे बोलते हैं, सर आप पुलिस अधिकारी नहीं दिखते सर, आपको तो कलेक्टर होना चाहिए था। जी। मैंने कहा क्यों भाई, पुलिस अधिकारी क्या फॉर्म में नहीं हो सकता? क्योंकि सबसे ज़्यादा जनता का इंटरफेस पुलिस के साथ होता है। यदि पुलिस ही फॉर्म में नहीं रहेगी तो इतने सारे जो जनता के ऊपर जो त्रासदी आएगी, तो उन जनता का भी हमें सोचना चाहिए। तो डॉक्टर्स की जगह हर जगह है। डॉक्टर्स सफल एडमिनिस्ट्रेटर भी बन सकते हैं, अच्छे पुलिसमैन भी बन सकते हैं, ब्यूरोक्रेट भी बन सकते हैं, मैनेजर्स भी बन सकते हैं। और ज़रूरी है कि हर फील्ड में एक डाइवर्सिटी आए। एक गार्डन में हर रंग के फ्लावर्स हैं, सुंदरता बढ़ती है। और तभी आपको मालूम भी चलता है कि डॉक्टर एज ए पुलिसमैन कैसा हो सकता है, इंजीनियर एज ए पुलिसमैन कैसा हो सकता है। निश्चित रूप से एक सर्टिफाइड करियर है मेरा यहाँ पे। और जब मैंने तैयारी शुरू की तो निश्चित रूप से घर में भी थोड़ी चिंता थी, क्योंकि एक अटेम्प्ट था मेरे पास, डिफ़िकल्ट तैयारी है, एक फिक्स्ड जॉब था मेरा, एक स्टेबल जॉब था मेरा। मेरे पेरेंट्स एप्रीहेंसिव थे, वाइफ, इन लॉज सभी एप्रीहेंसिव थे। लेकिन मेरा हमेशा मानना है कि यदि अपनी बात को इफेक्टिवली अपने घर वालों को आप बताते हो तो घर वाले हमेशा आपकी अच्छाई के लिए सोचते हैं। सबने मुझे अच्छा बैक किया, मैंने डिफ़िकल्ट तैयारी करी और मुझे खुशी है कि एक ही अटेम्प्ट में मेरा सिलेक्शन हुआ और छत्तीसगढ़ कार्डर मुझे मिला। जब ये कार्डर मिला तभी लोग काफ़ी डरे हुए थे कि नक्सल वाला कार्डर है, ऐसा है। लेकिन मेरा हमेशा मानना है कि जितने डिफ़िकल्ट सिचुएशन में आप काम करोगे उतना आदमी निखर के आता है और उतना आपकी जो है कि स्किल आप सीखते हो। जिंदगी में आदमी को हमेशा लर्निंग मोड में रहना चाहिए, कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। जितनी तरह की ट्रेनिंग आप करेंगे उतने आपके अंदर एक्सपर्टाइज बढ़ेगी। मेरी मेडिकल की ट्रेनिंग है, सेक्रेटरी की ट्रेनिंग है, पुलिस की ट्रेनिंग है। अब ये अच्छा एक कॉकटेल बन गया है। तीनों ट्रेनिंग के जो मिक्स पार्ट्स हैं। अब मैं जब क्रिमिनल से बात करता हूँ तो उनकी साइकोलॉजी सोचता हूँ। यदि उनको लॉकअप में रखना है, वो अल्कोहल पिए हुए हैं तो भाई वो कहीं उनको विड्रॉल ना आ जाए, उसके बारे में सोच सकता हूँ। कोई डायबिटिक है, कोई क्रिमिनल, तो उसका भी पहले उसका शुगर टेस्ट करवा लिया, जिसकी जान नहीं गई। तो नॉलेज हमेशा काम आता है। सर बिहाइंड द सीन इतनी चीजें सोचनी पड़ती होंगी आपको। हमको तो पता नहीं था कि कोई अगर क्रिमिनल है आप उसको अरेस्ट कर रहे हैं तो पहले उसके शुगर बीपी टेस्ट मतलब सब कुछ देखना पड़ रहा है। यदि वो डायबिटिक है, यदि वो अल्कोहल बहुत ज़्यादा पी के आया उसको विड्रॉल हो सकता है, यदि वो हीरोइन लेके आया तो विड्रॉल हो सकता है। उन चीज़ों का हम ध्यान नहीं देंगे तो थाने के अंदर जाने बहुत बार चली जाती हैं और फिर पुलिस अधिकारी जो है कस्टोडियल डेथ में फंस जाते हैं, उनकी जांच शुरू हो जाती है। तो बहुत ज़रूरी है कि हर नॉलेज को आप इंटरफेस को यूज़ करें। तो नॉलेज कभी बर्बाद नहीं होती है। नॉलेज आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस देती है। आप कोई समय व्यर्थ नहीं होता। जो काफ़ी लोग कहते हैं हमारी तैयारी में 2 साल व्यर्थ हो गया, 2 साल व्यर्थ नहीं होता। यदि आपने तैयारी ठीक से की है तो आप सीखोगे डिसिप्लिन, सीखोगे डिवोशन, डेडिकेशन, एक जगह बैठना, फेलियर को कैसे टॉलरेट करना, फेलियर से कैसे अलग होना। फेलियर क्योंकि लाइफ पहाड़ की तरह है, रेंज ऊंचा नीचा ऐसे हो, कोई रेंज ऐसे नहीं रहता। जी बिल्कुल। तो हमें सक्सेस मिलती है, कभी फेलियर मिलती है, फिर सक्सेस मिलता है। यदि हम फेलियर को कैसे हम एडजस्ट करते हैं, फेलियर को कैसे हम डील करते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। सर ये आपने बहुत एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट उठाया, मैं इसी तरफ ही बढ़ने जा रहा था। आपने बोला अभी कि सर तैयारी कभी वेस्ट नहीं होता। अपन ने मेहनत की है, हमने प्रिपरेशन किया हुआ, ये कभी वेस्ट होता नहीं। अब देखिए अभी सर कुछ दिन पहले आपको हमने सुना एक नीट का स्टूडेंट सर एग्ज़ाम के एक दिन पहले उसने आत्महत्या कर ली। सर एक रिपोर्ट है मेरे पास, मैं बहुत दिनों से इस पर चर्चा करना चाह रहा था, बहुत जगह पे मैंने कोशिश भी की। सर ADSI की रिपोर्ट है
एक्सीडेंटल डेथ एंड सुसाइड इन इंडिया। इसमें ये डाटा आया था सर 2021 का, जिसमें 35 स्टूडेंट प्लस पर डे सुसाइड रेट था और 13,000 स्टूडेंट प्लस साल भर का। 2020 में ये 4.5% ये दर बढ़ गया। 2021-22-23 का हमारे पास अभी कोई एग्जैक्ट डाटा अवेलेबल नहीं है सर। देखिए, सुसाइड बहुत तेजी से बढ़ रहा है, ये एक एपिडेमिक के रूप में आते जा रहा है। जी जी जी। इसका कारण क्या है कि लोगों का जो मेंटल रेजिलियंस है वो कम हो रहा है। हम ह्यूमंस की ज़्यादा हम मशीनों पे डिपेंड कर रहे हैं। बिल्कुल। हमारे दोस्त केवल फेसबुक पे हैं, ट्विटर पे हैं, इंस्टाग्राम पे, हम सामने सामने बातचीत नहीं करते। बिल्कुल। छोटी फैमिलीज हो गई हैं, घर में बातचीत करने वाले लोग नहीं हैं, फादर पेरेंट्स अपने काम में बिजी हैं, बच्चे अपने काम में बिजी हैं। हम संवाद भूल गए हैं कि कुछ पहले यदि हमें कुछ हमारे साथ कुछ रिजल्ट खराब हुआ है तो हमें कुछ अच्छे दोस्त चाहिए जिसके हम शेयर कर सकें, पेरेंट्स चाहिए हम शेयर कर सकें। पेरेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि रिजल्ट के पहले बच्चों से बातचीत करें, रिजल्ट के बाद बातचीत करें, कोई नेगेटिव कमेंट उस टाइम ना दें। बिल्कुल। जब होता क्या है, जब आप बिल्कुल दुखी रहते हो उस टाइम यदि कोई कुछ बोले तो आदमी काफ़ी सेंसिटिव रहता है। कहीं ना कहीं पेरेंट्स को भी काउंसलिंग करने की आवश्यकता है कि बच्चों को रिजल्ट को एडजस्ट होने का समय दें। जी जी जी। 2-3 दिन रुक जाएं, बच्चा एक बार एडजस्ट कर जाए, फिर उससे आगे की प्लानिंग करें। हम रिजल्ट डे से ही प्लानिंग शुरू कर देते हैं। दोस्तों को भी ज़रूरी है, आजकल रिजल्ट PDF में मालूम चल जाता है। आपको पता है उस दोस्त का रिजल्ट अच्छा होगा तो खुद ही फ़ोन करके आपको बताएगा। आप फ़ोन करके उससे रिजल्ट पूछते हो, क्या रिजल्ट है आपका। उससे यदि आप सोचिए आपका रिजल्ट ख़राब हो और 100 लोग आपको फ़ोन करें तो उस व्यक्ति पर क्या बीतती है। हर तरह की पर्सनैलिटी होती है, कुछ लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं, कुछ लोग काफ़ी गरीब परिवार से आते हैं, 3 साल 4 साल मेहनत करने के बाद उनको डर लगता है वो अपने गांव वापस जाएंगे तो लोगों को क्या जवाब देंगे। बिल्कुल, बहुत जरूरी सर है। ये मुझे ऐसा लगता है ये सुसाइड जो एक टाइम पे लोगों का ये मानना है कि सडन वो डिसीजन होता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है इसकी प्रिपरेशन या इसका जो बीज है ना, ये इसकी तैयारी 3 से 4 साल पहले हो चुकी होती है। मैं आपको बताऊं, शहरों में सर सुसाइड रेट स्टूडेंट्स का बहुत कम है। गांव की तरफ हम रुख करते हैं सर, जब वो बच्चा गांव से पहली बार आता है शहर में पढ़ने के लिए, तैयारी के लिए, तो आसपास के लोग मेडिकल की तैयारी करते हैं तो आसपास के लोग पहले ही बोलना चालू कर देते हैं कि ये डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे हैं। एक प्रेशर वहां से उसके अंदर पे लगना चालू हो जाता है और पेरेंट भी कहीं ना कहीं फाइनेंशियल प्रेशर उन पर डालने लगते हैं कि हम इतना खर्चा करके आपको पढ़ा रहे हैं, इस साल हो जाएगा ना। ये जो सवाल है ना सर, क्वेश्चन मार्क, यही वो शुरुआत है जो ट्रिगर करती है। आदमी कोई भी नई जगह पे जाके रहता है तो वहाँ का कल्चर अलग होता है, वैसे ही आइसोलेशन में रहता है। हाँ, नई जगह पे जाता है तो एडजस्ट करने में उसको प्रॉब्लम्स आते हैं। आपने कहा कि वो गांव वापस जाएगा तो क्या जवाब देगा वहाँ जी, 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 जी। कि वो 3 साल 4 साल तैयारी की, उसका रिजल्ट क्यों नहीं आया। निश्चित रूप से बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन बहुत ज़रूरी है कि तैयारी पहले से रहती है सुसाइड की, लेकिन यदि रिजल्ट के आसपास हम पेरेंट्स ध्यान दें कि घर में कोई रस्सी ना रहे, घर में कोई नुकीली चीज़ ना रहे, यदि हम रिजल्ट के बाद बच्चों के साथ टाइम बिताएं, हाँ, तो वो जो फीलिंग रहती है वो तुरंत एब्जॉर्ब हो जाती है। जी बिल्कुल। मुझे खुद ध्यान है, जब मैं MBBS में गया तो मैं स्कूल में टॉपर रहा था। MBBS में क्योंकि मेरा बायोलॉजी उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, मुझे काफ़ी मुश्किलातें आई। फर्स्ट ईयर में फेल हो गया, फाइनल ईयर में फेल हुआ, 6 महीने पीछे हो गया। अच्छा स्टूडेंट यदि अच्छा ना कर पाए, मेरे पेरेंट्स उस टाइम, पापा मेरे आर्मी में थे तो अलग अलग जगह पोस्टेड थे। मैं पहली पोस्टिंग पापा की, जब मैं गोवा में MBBS कर रहा था तो इलाहाबाद में था। मैं इलाहाबाद आया हुआ था जब छुट्टी में, जब एग्जाम के बाद 10 दिन की छुट्टी होती है, उसी में रिजल्ट आता है। तो जब रिजल्ट आया वहाँ से फ़ोन आया कॉलेज से कि आप एक सब्जेक्ट में फेल हो गए हो 2 नंबर से प्रैक्टिकल में। पेरेंट्स का सपोर्ट था कि मैं उस टाइम टाइड ओवर कर पाया, नहीं तो काफ़ी आदमी जब आप लगातार स्कूल में अच्छा कर रहे हो, ज़्यादातर आप देखेंगे जो सुसाइड होते हैं वो स्कूल से कॉलेज की ट्रांसफॉर्मेशन में या स्कूल से कोचिंग के ट्रांसफॉर्मेशन में होता है, क्योंकि उस टाइम आदमी का पूरा करियर स्टेक पर रहता है। उस टाइम अब आप कोचिंग में रहते हो तो आपके पास 70-80 बच्चे रहते हैं, कुछ का अच्छा रैंक से सिलेक्शन होता है, कुछ का सिलेक्शन नहीं होता, तो हम उनको देख के हम कंपेयर करते रहते हैं, हम परेशान करते रहते हैं। एक फीलिंग ऑफ गिल्ट हमारे अंदर आती है कि सब बच्चों ने मेहनत की होगी, हमने मेहनत नहीं किया होगा। एक फीलिंग ऑफ होपलेसनेस, हेल्पलेसनेस आदमी के अंदर रहता है कि मेरी तो कोई, यदि जो बच्चे अच्छा नहीं करते हैं उनको कोचिंग के टीचर बुला के एक बार काउंसलिंग करें। बहुत ज़रूरी है कि हम रिजल्ट का वेट ना करें, एक ईयर राउंड काउंसलिंग होनी चाहिए। बच्चे को लगातार फीडबैक देने की आवश्यकता है मॉक टेस्ट में कि बेटा आप इस सब्जेक्ट में कमज़ोर चल रहे हो, इस टॉपिक में कमज़ोर चल रहे हो, ऐसे आप इम्प्रूव किए जा सकते हो। एक हेल्पिंग हैंड की आवश्यकता है। बिल्कुल। और बहुत ज़रूरी है कि हम बच्चे के एक्सपेक्टेशन को रियलिटी के साथ कांटेक्ट में लाएं और पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशन को भी रियलिटी में कांटेक्ट में लाएं। मैंने देखा है बहुत बच्चे हैं जो मैथ्स में बहुत कमजोर है, कैलकुलेशन नहीं कर पाते, उनको फिजिक्स में मुश्किल आती है, केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम आती है, वो बहुत मेहनत करने की कोशिश करते हैं लेकिन नहीं कर पाते। या तो हमें बच्चे को इतनी उस तरह की स्किल्स देना चाहिए कि बच्चा वो सीख पाए,
ना सीख पाए तो उसको फीडबैक देने की आवश्यकता है कि बेटा हो सकता है शायद ये करियर आपके लिए अच्छा ना हो, आप ये करियर में अच्छा कर सकते हो। एक करियर काउंसलिंग भी बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि जो बच्चा डॉक्टर बना वही सफल है, जो इंजीनियर बना वही सफल है। सफलता जो है वो एक आदमी हर फील्ड में सफल हो सकता है। तो उसके एक इंटरेस्ट को जानना, उसके इंट्रिंसिक स्किल्स को समझना, उसके ओरिएंटेशन को समझना, ये भी बहुत जरूरी है। तो एक कोचिंग टीचर के लिए एक सब्जेक्ट पढ़ाना फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जरूरी है ही, साथ में ये भी देखना कि क्या बच्चा उस लेवल पर पहुंच पा रहा है। बिल्कुल। और क्योंकि यदि अनड्यू एक्सपेक्टेशन है पेरेंट्स के और वो फुलफिल नहीं हो रहे हैं तो पेरेंट्स की भी एक्सपेक्टेशन कहीं ना कहीं बच्चों पर ट्रांसफर होते हैं। बिल्कुल। तो जरूरी है बच्चों को भी रियलिटी ओरिएंटेशन लाना और जो पेरेंट्स हैं उनको भी रियलिटी के साथ टच में लाना। सर आपने ये जो इम्पोर्टेंट टिप हमें दिया कोच सारे टीचर्स के लिए, ये मेरे ख्याल से ये सारे टीचर्स के लिए बहुत काम की टिप है कि हमको स्टूडेंट की काउंसलिंग लेकर के उनको प्रॉपर गाइड करना चाहिए कि आप इस सब्जेक्ट में बेस्ट है, आप इस सब्जेक्ट में नहीं है। ना सिर्फ ये जिद करते हुए कि आप नीट ही करें, एक बार फिर तैयारी करें, दोबारा फिर तैयारी करें। अगर वो बच्चा उस लायक नहीं है, उस प्रिपरेशन के काबिल वो नहीं है, तो वो दूसरी तरफ हमें उसको ऑप्शन देना चाहिए। बिल्कुल सर। और इस चीज़ का मैं बिल्कुल ध्यान रखूंगा सर। और मेंटल हेल्थ के लिए सर, बच्चों की मेंटल हेल्थ अच्छी हो, मंथ में एक बार हमने योगा और मेडिटेशन की उनकी कंपलसरी क्लासेस एक्सपर्ट के थ्रू करवाई। और मैं चाहूँगा सर किसी दिन आप इस बिजी शेड्यूल से समय निकालकर हमारे बीच रहें और उन बच्चों के इस मेडिटेशन सेशन की काउंसलिंग आप करें। बिल्कुल, क्योंकि मैं मेडिटेशन का मैं 1 साल से ज़्यादा मैं लोगों को मेडिटेशन की कोर्सेज भी कराई हैं। काफ़ी सारे मेडिटेशन के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। जरूरी है बच्चे एक अल्टरनेट हैबिट डेवलप करें पढ़ाई के साथ। कुछ लोग आधा घंटा म्यूजिक सुन सकते हैं, कुछ लोग रिलीजन के साथ जुड़ सकते हैं। ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, हम रिलीजन और आध्यात्म से बिल्कुल दूर जा रहे हैं। हम जब स्कूल में थे तो हर बच्चे के घर में एक भगवान की फोटो हुआ करती। डेली हम स्कूल कॉलेज जाने के पहले एक बार अगरबत्ती लगा के जाते। कम से कम जो बच्चा कभी अगरबत्ती नहीं लगाता, एग्जाम को कम से कम अगरबत्ती लगा के जाया करता था। आज आप कॉलेज में जाएंगे, हॉस्टल में जाएंगे तो भगवान तो गायब से होते जा रहे हैं। वहाँ पे आपको केवल मॉडल्स, वहाँ पे बॉडी वेट लिफ्टर और एक्ट्रेस, स्पोर्ट्स स्टार, ये भी हमारे मेंटर्स हो सकते हैं निश्चित रूप से। लेकिन कहीं ना कहीं आध्यात्म और रिलीजन आदमी को शांति देता है। किसी का कोई भी भगवान हो, वो कम से कम डेली 10 से 15 मिनट, क्योंकि भगवान की शरण में जाने से हर व्यक्ति को शांति मिलती है। जी बिल्कुल। हम उनसे आध्यात्म से जुड़ के रहें, हम रीडिंग हैबिट डेवलप करें। जरूरी नहीं है कोर्स की चीज़ ही पढ़ें, कुछ भी पढ़ते रहें। यदि आप रीडिंग हैबिट डालेंगे, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, तो उससे क्या है आदमी का जनरल नॉलेज भी बढ़ता है, जनरल अवेयरनेस भी बढ़ता है, रीडिंग स्पीड भी बढ़ती है। यदि हमारी रीडिंग स्पीड फास्ट है तो आप एमसीक्यू, कोई आदमी यदि एक एमसीक्यू पढ़ने में उसको 40 सेकंड लगता है, हो सकता है आप 15 सेकंड में पढ़ लें। 25 सेकंड यदि आप हर एमसीक्यू पे बचाते हैं रीड में, तो आप एक बार और रिवाइज कर सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट में ये स्किल बहुत कम है। रीडिंग जैसे राइटिंग स्पीड होती है सब्जेक्टिव एग्जाम के लिए, वैसे ही रीडिंग स्पीड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी एग्जाम के हम पैटर्न है उसको समझें, इवॉल्विंग पैटर्न को समझें, हम कंटेम्पलेट कर पाएँ कि अगली बार क्या पूछा जा सकता है। बिल्कुल। और बहुत ज़रूरी है, एमसीक्यू सॉल्विंग एक स्किल है। लोग, मेरे फ्रेंड्स मुझे बोलते थे कि यार हम लोग तुक्का मारते हैं तो 10 में 3 सही होते हैं। अच्छा। तुम मारते हो 10 में 5 सही होते हैं, ऐसा कैसे होता है? तो एमसीक्यू सॉल्विंग एक स्किल है। जब हम एमसीक्यू, जरूरी है जब हम पढ़ाई कर रहे हैं तो प्रोस्पेक्टिव भी पढ़े, रेट्रोस्पेक्टिव भी पढ़े। मतलब एक बार हमें चैप्टर पढ़ा, फिर हम उसके एमसीक्यूज निकाले, ये एमसीक्यू का आंसर इस बुक में कहाँ पे था, उसको हम देखें, वहाँ पे मार्क करें, उस एमसीक्यू को चिपका दें वहाँ पे। फिर कोई एमसीक्यू यदि हम भी कोई पेपर आए तो उसको हम अपने बेस बुक से कंपेयर करें कि इस बार बायोलॉजी के 80 क्वेश्चन थे, उसमें एनसीईआरटी से कितने आए, डायरेक्टली कितने आए, 72 आए, इनडायरेक्टली कितने आए, 4 आए, कितने बाहर से आए। तो हमें एक पता रहेगा कि हम स्टैंडर्ड बुक पढ़ रहे हैं तो इससे हम इस बुक को हम पूरा सही कर दें, कम से कम इतनी रैंक हम ला सकते हैं। ये एनालिसिस हम लोग तो करके देते ही हैं सर, लेकिन अगर ये एनालिसिस स्टूडेंट करे, और बहुत जरूरी है कि हर एमसीक्यू को देखें, इसका आंसर ए था तो बी क्यों ऑप्शन डाला गया एग्जामिनर द्वारा, कुछ तो सोच होगी। बी किसका आंसर होगा, सी ऑप्शन है, सी किसका आंसर होगा, डी का ऑप्शन दिया गया है तो ये किस एमसीक्यू का आंसर होगा। बिल्कुल। एक बार हम इस तरह की चीजें सोचने लगे तो हम काफी एमसीक्यू खुद ही तैयार रहेंगे, मेंटली प्रिपेयर्ड रहेंगे। मतलब एक क्वेश्चन में अगर 4 ऑप्शन है, इसका आंसर ए है,
तो बी किसका आंसर होगा, सी किसका होगा, डी किसका होगा? क्योंकि यदि वो आंसर बी सी डी दिया गया है तो कंफ्यूज करने के लिए ही दिया गया हाँ, है, तो वो कंफ्यूजन का भी कहीं ना कहीं तो आंसर होगा। इससे सर वो चारों टॉपिक्स भी क्लियर हो जाएंगे, टॉपिक भी क्लियर हो जाएंगे और मेंटली प्रिपेयर्ड भी रहेगा। बिल्कुल। तो यदि हम एमसीक्यू को इस तरह से डिसेक्ट करके एक एमसीक्यू को दिमाग में सोचें, बहुत जरूरी है कि हम विजुअल मेमोरी में चीजों को डालें। जब भी हम एक पेज पढ़ें, हम दिमाग में सोचें कि हाँ यहाँ पर था, ये चीज था, ये चीज था। यदि हम विजुलाइज करने की यदि हम केवल पढ़े जा रहे हैं और फीडबैक नहीं ले रहे हैं कि हमें याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कुछ लोगों को मार्क करके पढ़ने की आदत है, कुछ लोगों को ऑनलाइन करके पढ़ने की आदत है, लेकिन पेन जरूर हाथ में रखें। अच्छा, कुछ लोग को सर आजकल हेडफोन लगा करके पढ़ने की आदत है, क्या ये सही है? हेडफोन यदि आप गाने नहीं सुन रहे, बंद रखें, दूसरों बाहर के साउंड से अपने को आइसोलेट करना है, तब तो ठीक है। लेकिन गाने सुन के पढ़ना जनरली ये गलत है। उसका कारण क्या है कि दिमाग जो है एक बार में एक चीज ही, यदि आंख आपकी एक्टिव, यदि आपका कान एक्टिव है तो आपका आंख एक्टिव नहीं हो सकता। अच्छा, दोनों, क्योंकि विजुअल, क्योंकि ब्रेन में सिग्नल्स तो जाए कहीं ना कहीं इंटीग्रेट होते हैं। तो हमें कभी भी गाने सुन के पढ़ने वाली आदत, मैं बहुत उसके लिए फेवर में नहीं हूँ। क्योंकि यदि वो गाने इमोशनल है तो आप इमोशंस की तरफ जाएंगे। यदि गाने, क्योंकि आप सोचिए, यदि आप सुन रहे हैं तो कहीं ना कहीं इमोशंस आपके अराउज करेंगे ही करेंगे। अच्छा, मेरा कहना है, यदि आप पढ़ रहे हैं तो पूरे एकाग्रता के साथ पढ़ाई में समय दें, और पढ़ाई से पहले और यदि आप जो है कोई भी इमोशनल चीज करके पढ़ाई शुरू ना करें। बिल्कुल, नहीं तो वो इमोशंस आपके पढ़ाई को भी डिस्टर्ब करेंगे, हावी होंगे। यदि आपको उसके पहले कुछ देखना भी है तो कुछ कॉमेडी टाइप की चीज देख ली है, कुछ और देख ली जो आपके लाइट। सर की वीडियो भी देख सकते हैं, सर जैसे क्लास लेते हैं। तो मेरा हमेशा कहना है कि जब आप पढ़ाई करें, एकाग्रता के साथ करें, फीडबैक लें, अच्छे 2-3 स्टडी पार्टनर बनाएं। उसका बहुत फायदा होता है। आप कोई चीज पढ़े, उसको एक्सप्लेन कीजिए, वो कुछ पढ़ा वो आपको एक्सप्लेन करे। एक्सप्लेन करने में कम से कम दूना एडवांटेज मिलता है। बिल्कुल। और हमेशा एमसीक्यू डिस्कस करें। जैसे मैंने कहा कि हाँ ये आंसर है, बी क्यों नहीं है, बी का उतर जाएगा, बी का, सी का। उसी एमसीक्यू बुक में उसके बारे में रेलेवेंट पॉइंट्स कुछ लिख लें, जो कि आप रिवाइज करने के टाइम आपको पॉइंट फायदेमंद रहेंगे। एक बेस बुक बनाएं, कोई नई चीज आपको लिखना है उसी बुक में लिख लें। कभी भी 5 बुक में ना पढ़ें। यदि आप लास्ट डे रिवाइज यदि 5 बुक से करोगे तो आप रिवीजन कर नहीं पाओगे, एग्जाम में आप पैनिक होगे। यदि हमें कॉन्फिडेंस नहीं रहा कि हमने पूरा रिवाइज किया है तो कहीं ना कहीं हम डरे रहेंगे तो पैनिक में हम कुछ चीज़ें गलती करेंगे। बिल्कुल। इसलिए बहुत ज़रूरी है बेस बुक के ऊपर ही मार्क करें। हर दिन कुछ टाइम प्रोस्पेक्टिव पढ़ें, कुछ टाइम रेट्रोस्पेक्टिव पढ़ें। अच्छा, एमसीक्यू से वापस जाके पढ़ें, बुक से एमसीक्यू में जाएं। दोनों चीजें बहुत जरूरी है जी। कुछ लोग क्या है, केवल एमसीक्यू लगाते हैं, बेस बुक ठीक से नहीं पढ़ते, तो वो एमसीक्यू समझ नहीं पाते हैं, कभी वो एग्जाम में रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते। कुछ लोग केवल बुक्स पढ़ते हैं, वो एमसीक्यूज नहीं करते हैं, तो उनका भी रिजल्ट अच्छा होता है लेकिन बहुत अच्छा नहीं हो पाता। जब तक आप एक कंबाइंड अप्रोच नहीं रखें, वैसे ही न्यूमेरिकल्स के लिए है, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में आपको फॉर्मूलेस पता हैं, उन फॉर्मूलेस पे कितने एमसीक्यूज बन सकते हैं, कितने सारे प्रॉब्लम्स बन सकते हैं, उनका एक पैटर्न बना के उसको डेली रिवाइज करें। फिजिक्स, जो भी न्यूमेरिकल चीज़ें जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, वो पढ़ के, बायोलॉजी अलग तरीका है पढ़ने का, फिजिक्स केमिस्ट्री अलग तरीका, केमिस्ट्री में भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अलग है तरीका, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अलग है, फिजिकल केमिस्ट्री अलग है। आप एक अप्रोच तीनों के लिए नहीं कर सकते। और बहुत ज़रूरी है जो न्यूमेरिकल है वो तो आप वो बहुत आसान होता है क्योंकि उसमें सीधा आंसर पता होता है। यदि आप बनाते हो तो उसमें आप डरे नहीं। बहुत तो नंबर से डरते हैं, न्यूमेरिकल आ गया डिफिकल्ट होगा, किसी चीज़ से डरना नहीं चाहिए। अपने को उस चैलेंज को सामने एक्सेप्ट करना चाहिए। उस बल्कि सर इस बार नीट में फिजिकल केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन इजी थे और जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन थे वो टफ थे। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में क्या हमेशा एक डाउट अराइज हो जाता है, तो अच्छे स्टूडेंट से भी गलती करने की संभावना बन जाती है। लेकिन न्यूमेरिकल ऐसा है, जब बनाएंगे तो सही होगा। वैसे ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, उसको नाम ही ऑर्गेनिक को समझने की आवश्यकता है, कैसे हो रहा है। ऑर्गेनिक के लिए मैं एक लाइन बोलता हूँ सर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है बेवफा, रात को याद सुबह को सफा। मतलब अगर प्रॉपर रिवीजन ना करे उसे कंटिन्यू, वो पूरे मेडिकल साइंस में आगे हैं। अब ऑर्गेनिक नाम ही ऑर्गन है ना, बाकी बॉडी ऑर्गन के साथ हम डील करते हैं जी। बिल्कुल। लेकिन बहुत जरूरी है, क्या है कि रिवीजन 6 महीने की तैयारी, लास्ट 2 साल की तैयारी, 2 महीने की तैयारी और 2 दिन की तैयारी, तीनों का इंपॉर्टेंस है। लास्ट 48 आवर्स बहुत क्रूशियल होते हैं किसी भी एग्जाम के लिए, क्योंकि रिवाइज आप उसी टाइम करते हो। हाँ, 2 साल की तैयारी रहती है, लास्ट 2 महीने में कोई नई चीज नहीं पढ़ना चाहिए, मेरा हमेशा मानना है। बिल्कुल। यदि आपने 22 महीने में कोई चीज नहीं पढ़ा तो 2 महीने में आप पढ़ेंगे तो आप पैनिक में याद भी नहीं कर पाएंगे। सर ये आपने एक 2:2:2 का एक फॉर्मूला ही दे दिया बच्चों। बिल्कुल, मैं हमेशा इस फॉर्मूले पे चलता था कि 2 साल पहले 22 महीने में कोर पढ़ाई करता था। बिल्कुल। 2 मंथ्स में केवल रिवीजन के लिए रखता था।
मतलब उसमें सिलेबस को डिवाइड किया और उसको 2 मंथ्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया मैंने, उसको 1.5 मंथ उसमें एक रिवीजन किया, फिर 13 डेज उसमें एक सेकंड रिवीजन किया, और फिर लास्ट 2 डेज में जो इंपॉर्टेंट है उसको फिर एक बार रिवाइज किया। और यदि आपने लास्ट 48 आवर्स में सिलेबस कंप्लीट कर दिया तो आपकी रैंक लाने से शायद ही कोई रोक पाए। वाह सर, ये तो आपने फॉर्मूला ही दे दिया सर 2:2 का। मैं भी इस पर वर्क करूंगा सर। सर एक और चीज़ है, जैसे कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने पढ़ाई नहीं की और जिस वजह से उनका रिजल्ट कम हुआ। अब यहाँ पर पेरेंट्स भी उनको कोई चीज़ बोलने पे सोचता है आज के डेट में कि हम अगर इसको कुछ बोलें तो ये कुछ सुसाइड ना कर ले या घर छोड़ के ना चला जाए। उस जगह पेरेंट को सख्ती दिखानी चाहिए, और जहाँ पर जो बच्चा एक्चुअली में जिसको हेल्प की ज़रूरत है, जो हेल्पलेस महसूस कर रहा है, वहाँ पर पेरेंट्स को उनके लिए सॉफ्ट होना चाहिए। देखिए मेरा पेरेंट के लिए सर एक मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं हमेशा कहूँगा पेरेंट्स को कि मैंने जो कहा 2 ईयर 2 मंथ 2 डे, जी पेरेंट्स को भी इसी फॉर्मूले पे काम करना चाहिए। पूरे 2 साल तक बच्चों की फीडबैक लें। यदि आप केवल रिजल्ट के टाइम बच्चे के फीडबैक लोगे तो आप भी परेशान रहोगे, बच्चे भी परेशान होंगे। बच्चा पहले दिन से जा रहा है, वो क्या पढ़ रहा है, वो घर में क्या कैसे पढ़ रहा है। मैंने देखा है बच्चों को कि घर में आके अपना टीवी ऑन कर दिए या नेट ऑन कर दिए, उसमें चैट कर रहे हैं और 2 घंटे अपना किताब के बगल में रख दिए। ना पेरेंट्स देखने वाले, पेरेंट्स ने हेल्पर पे छोड़ रखा है बच्चों को। पैसे से कोई बच्चा पढ़ाई नहीं कर सकता, बिल्कुल। सहूलियत से कोई बच्चा पढ़ाई नहीं कर सकता। बच्चा जो है, क्योंकि मुझे प्राइड है कि कम से कम इस देश के जितने बड़े एग्जाम्स हैं वो ट्रांसपेरेंट ढंग से होते हैं जी, और मेहनती बच्चे ही ज़्यादातर जगह निकलते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि बच्चे साल भर फीडबैक ले पेरेंट्स। बच्चे जब गड़बड़ कर रहा हो उसको उसी टाइम रोके टोके। यदि हम छोटी चीज़ के लिए टोकेंगे तो बच्चा सुधरेगा। जब वो ऐसा है कि जब घड़ा पूरा बन गया उसके बाद आपने कहा कि ये खराब बना हुआ तो क्या उपाय है, तोड़ना ही पड़ेगा। जब वो घड़ा बन रहा है उस टाइम पेरेंट्स की है ना कि वो गाइड करके अच्छा घड़ा बनाए, शेप दे, उस समय शक्ति दिखा सकते हैं। बिल्कुल दिखाना चाहिए। और क्या है, बच्चे आलू प्याज तो है, चावल दाल तो है नहीं कि इस किराना का अच्छा नहीं लगा दूसरे किराना का उठा लाए। हाँ। बच्चे तो हमारे हैं जी सर। काफ़ी बार इमोशनल होकर हम बच्चों को बोल देते हैं, लेकिन बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को हम टाइम दें, बच्चों को हम एक्टिव टाइम स्पैन से भी टाइम दें। बिल्कुल। आजकल होता क्या है, हम पेरेंट्स भी अपने करियर में इतने बिजी हैं कि हम समय दे नहीं पाते। और पेरेंट्स यदि समय नहीं देंगे बच्चों को, देखिए कोचिंग इंस्टीट्यूट में आप हैं, आपके कम से कम 200 300 500 बच्चे होंगे, आपका फोकस तो 500 बच्चों में डिवाइड होगा। यदि एक पेरेंट अपने 2 बच्चे पे ध्यान नहीं दे पा रहा है, आजकल तो ज़्यादातर को 1 बच्चे हैं, बिल्कुल, यदि वो 1 बच्चे पे ध्यान नहीं दे पा रहा है तो हम कोचिंग से एक्सपेक्ट करना, स्कूल से एक्सपेक्ट करना कि वो 4000 बच्चों पे ध्यान दे पाएंगे, कहीं ना कहीं बेईमानी है। और बच्चों पेरेंट्स के सपोर्ट से बच्चों को एक इमोशनल सपोर्ट मिलता है। बिल्कुल। यदि कोई बाहर वाला बोले तो बच्चे को फील होता है, यदि कोई घर वाला बोले तो बच्चे को फील होने के चांसेस कम रहते हैं। बिल्कुल। हम रेगुलर फीडबैक बच्चों को दें। यदि बच्चे को मान लीजिए हर मॉक टेस्ट में 100 में 10 नंबर 15 नंबर 5 नंबर आ रहा है, तो क्या आपको लगता है वो फाइनल डे कोई घूटी पी लेगा और वो जाके 70 नंबर ले आएगा या 80 नंबर ला पाएगा? वो संभव नहीं है। यदि बच्चा 5-10 ला रहा है तो हम कैसे इम्प्रूव करें, या तो उसमें हम लगे या बच्चे को हम अल्टरनेट किसी तरीके में लगाएं। क्योंकि बच्चा एक है, बच्चा मेहनत नहीं कर रहा है, बिना मेहनत किए सफलता नहीं मिल रही है, तब तो उसको हम मेहनत में लगा सकते हैं। लेकिन बच्चा यदि मेहनत कर रहा है उसके बाद भी वो नहीं कर पा रहा है, तो एक करेक्टिव कोर्स बनाना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। क्योंकि ज़्यादातर बच्चे सुसाइड वो करते हैं जिनको ऐसा लगता है हमने पूरी मेहनत की उसके बाद भी हमें नहीं हुआ। जो बच्चा मेहनत नहीं करता उसको नहीं होता, सुसाइड नहीं करता। वो तो शुरू से चीट कर रहा है सर, उसे पता है, उसे रिग्रेट भी नहीं होता। तो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को भी, पेरेंट्स को भी उन बच्चों पर ध्यान देना चाहिए जो मेहनत करने के बाद भी ना कर पाए। बिल्कुल। और ऐसे मेहनत करने वाले बच्चों के लिए मेरा मैसेज है कि वो मेहनत करते रहें। मेहनत जरूर रंग लाती है। मेहनत करने के बाद भी यदि आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो आप जरूर टीचर्स के पास जाएं, कोचिंग वाले टीचर्स के पास जाएं, उनसे पूछें कि सर मैं कैसे अपने आप को चेंज करूँ कि मैं रिजल्ट अच्छा कर सकता हूँ। मुझे ध्यान है कि जब मैं MBBS में मैं फर्स्ट ईयर में गया था तो हर सब्जेक्ट में मेरे 40 में 1 नंबर 2 नंबर 2.5 नंबर 5 नंबर, डबल डिजिट नहीं आता था। मैं 8 घंटे 10 घंटे रात में पढ़ता था, बाकी बच्चे 2-3 घंटे पढ़ते थे, उनके नंबर अच्छे आते थे। मैं बहुत परेशान रहता था। हमेशा जो मेरे सीनियर्स थे उनसे बात करता था तो बोलते थे यार अभिषेक तुम ऐसे किया करो, तुम नोट डाउन किया करो, तुम नोट्स बनाया करो, तुम जो है निमोनिक्स बनाया करो, तुम जो है यहाँ पे
कोई ना, सीनियर्स को इतना एक्सपीरियंस होता है कि वो कुछ चीज़ें बोलते हैं उसको लिए आप फॉलो, हर चीज़ आप फॉलो नहीं कर सकते, लेकिन 10 चीज़ आपको कोई बताएगा तो 2 चीज़ हो सकता है आपके काम की हो। बिल्कुल। लेकिन आप हेल्प सीकिंग ही नहीं करोगे तो अपने आप ज्ञान कैसे आएगा? पढ़ने का तरीका एक अलग होता है, जो कोचिंग के टीचर्स होते हैं, स्कूल के टीचर्स होते हैं, सालों का एक्सपीरियंस होता है उनको। और जब तक आप सही तरीके से पढ़ोगे नहीं, आज के टाइम में सक्सेस बहुत मुश्किल है, क्योंकि पैटर्न समझना, जैसे यदि आपको बॉलिंग करने, आज के टाइम में बैटिंग पे क्रिकेट सीखना है तो फ्रंट फुट पे कैसे शॉट्स खेलने हैं, कट कैसे मारना है, फ्लिप पे, वो आप खुद करोगे तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा। कोच की जरूरत, कोच की आवश्यकता, कोच आपको बताएगा कि आपका फुटवर्क गड़बड़ है। तो बहुत चीज़ क्या है, हम अपनी कमी को खुद ढूंढ नहीं पाते। बिल्कुल। हर आदमी को लगता है तो सबसे अच्छा कर रहा हूँ, आपकी कमी कोई दूसरा ही बता सकता है। तो अपने को कमी कोई बताए तो उसे बुरा नहीं मानना चाहिए, उसमें सोचना चाहिए कि उसने कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दिया है तो उसको हम कैसे पॉजिटिवली इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। और हर आदमी को इम्प्रूव करने की स्कोप रहता है। बिल्कुल। मैं अपॉर्चुनिटी मिला है, क्योंकि मेरा छोटा भाई भी IIT खड़गपुर से पास आउट है, मेरी सिस्टर ने भी MBBS MD किया है ऑफ गायनी में, मेरी वाइफ भी डर्मेटोलॉजिस्ट है। घर में पढ़ने का ही पूरे टाइम कल्चर रहा है। मेरे घर में देखे तो 7-8 डॉक्टर तो मेरे घर में है। मेरी सिस्टर ऑफ गायनी है, मेरे ब्रदर इन लॉ ऑर्थोपेडिशियन है, मेरे छोटे भाई की पत्नी है वो ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट है, मेरी पत्नी डर्मेटोलॉजिस्ट है। सर वेकेशन में जब आप लोग मिलते होंगे तो पूरा हॉस्पिटल बन जाता होगा। ये अच्छी बात है कि सब अलग अलग फील्ड में है। अच्छा। यदि एक फील्ड में हो तो फिर वही बातें चलती रहेंगी, मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल बन जाता होगा। बिल्कुल। तो मैंने हमेशा एम्स में रहा, इंडिया के ब्राइटेस्ट माइंड्स को मैंने सामने देखा है। बगल में वहाँ IIT दिल्ली था, वहाँ मैं काउंसलर था। तो दोनों इंडिया के अच्छे इंस्टीट्यूट हैं, IIT दिल्ली और एम्स दिल्ली। ब्राइट बच्चों से मैं मिला, मैंने देखा कि सक्सेस मिलना भी मुश्किल है, उसको बरकरार रखने में बहुत मेहनत लगती है। बिल्कुल। क्योंकि जब मैंने देखा एम्स पे सुसाइड रेट बहुत ज़्यादा है। एम्स में जो डॉक्टर्स में आप देखिएगा MBBS अंडर ग्रेजुएट हर साल एक दो सुसाइड करते हैं। 50 बच्चे रहते हैं, अब तो 100 हो गया। 100 में भी हर साल एक ही दो लोग सुसाइड कर रहे हैं। तो आप सोचें, क्योंकि उनमें और ज़रा पीयर प्रेशर रहता है, क्योंकि सारे अच्छे बच्चे हैं। सर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात निकली कि नीट एस्पिरेंट जो है मेडिकल कॉलेज जाने के लिए सुसाइड कर रहा है, और मेडिकल कॉलेज में जो है वो भी सुसाइड कर रहा है। आपने देखा अभी IIT मुंबई में एक लड़के ने सुसाइड किया है, उसका काफ़ी बवाल चल रहा है। तो कारण क्या है कि लाइफ में क्या है, एक्सपेक्टेशन। अभी आप स्कूल में हो तो आप क्लास के टॉपर हो। जब आप उस कॉलेज में जाते हो, टॉप कॉलेज में, सारे टॉपर्स हैं। उनमें हर बच्चा चाहता है मैं अच्छा करूं। बिल्कुल। उसमें कोई पीछे छूट जाता है, कोई आगे हो जाता है। तो लाइफ में दूसरों को देख के परेशान होने की आदत भी अपने को बचना चाहिए। आदमी को सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए लगना चाहिए। बिल्कुल। बहुत ज़रूरी है कि हम मेंटल रेजिलियंस डेवलप करें। हम आजकल के बच्चे बोलते हैं सर हम स्ट्रेस में हैं, सर हमें फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, सर हमें टेंशन हो रही है। सर ये फ्रस्ट्रेशन टेंशन ना यूजुअली मुझे ना 2 बार समझ में आती है। एक, अब तो सर समय बदल चुका है, एक किसी की गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड वाला इशू होता है तब वो लोग फ्रस्ट्रेशन टेंशन में होते हैं। दूसरा जब एग्ज़ाम टाइम आता है ना सर, तो फिर जिसने पढ़ाई की है प्रॉपर उसे उतना परेशान मैंने नहीं देखा है, लेकिन जो थोड़ा सा बीच में कहीं भी रहता है, कभी पढ़ लिया कभी नहीं पढ़ा, कंटिन्यूटी नहीं मेंटेन रखा। बहुत जरूरी है। जी। कंसिस्टेंसी के साथ सेल्फ कॉन्फिडेंस भी जरूरी है, बहुत जरूरी है। मैंने देखा कि मैंने कहा 2 साल 2 महीने 2 दिन, मेरा हमेशा मानना है कि अपने को 22 महीने जो हैं वो जितने टेस्ट हो सके, मॉक टेस्ट ये देना चाहिए। लास्ट के 2 महीने इन टेस्ट को छोड़ के हमें अपना सेल्फ इवैल्यूएशन में लग जाना चाहिए। क्योंकि मान लीजिए किसी को 1 महीने पहले कोई टेस्ट दिया, उसमें नंबर बहुत कम आए, तो क्या इंप्रूव कर लेगा वो? 2 फीडबैक के लिए 22 महीने रखना चाहिए। लास्ट के 2 महीने जितना आपने 22 महीने जमा किया है उसको कंसोलिडेट करने की कोशिश करनी चाहिए। नॉलेज मेमोरी क्या है, जितनी चीज़ें आपकी रिसेंट मेमोरी में रहेंगी उतना। इसलिए मैं हमेशा मानता हूँ या तो आप NCERT या तो आप किसी बुक से पढ़ो या अपना नोट्स बना के पढ़ो। ये दूसरों की नोट्स पढ़ने की आदत बड़ी खराब है। बिल्कुल। क्योंकि दूसरे का नोट्स पढ़ने से क्या होता है, एक तो वो हैंडराइटिंग अलग है, वो हैंडराइटिंग को डेसिफर करने में मुश्किल होता है हमें। तो दूसरे के नोट्स को हम बहुत स्पीड के साथ नहीं पढ़ सकते हैं, तो आपकी वो रिवीजन स्पीड बहुत कम हो जाएगी। और जो नोट्स बनाता है वो अपने हिसाब से बनाता है, कोई चीज़ शॉर्ट में लिखता है, कोई चीज़ लॉन्ग में लिखता है, तो उसको तो पता है वो नोट्स ऐसे पढ़ना है। आप पढ़ोगे तो ठीक से उसको एसिमिलेट नहीं कर पाओगे। तो बहुत ज़रूरी है कि या तो स्टैंडर्ड एक बुक रखो, उसी में इंपॉर्टेंट चीज़ को नोट कर लो, या स्टैंडर्ड बुक और इंपॉर्टेंट चीज़ को मिला के एक अपने नोट्स बना लो, जिससे कि आपकी रिवीजन स्पीड अच्छी बन जाए। बहुत ज़रूरी है कि जो मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स हैं
हम उसको बार बार पढ़ें, क्योंकि आप हाई यील्ड टॉपिक्स आपको हर एग्जाम में रहेंगे। कुछ टॉपिक्स रहेंगे जैसे कि आपको पता है जेनेटिक्स वेरी इंपॉर्टेंट है, डीएनए रेप्लिकेशन है, आपका एनाफेज, मेटाफेज, सेल डिवीजन है। इस साल सर उससे 4 क्वेश्चन आए थे। वो हाई टॉपिक्स है, वो आपका कभी साथ नहीं छोड़ेगा। आपको यहाँ भी आएगा, फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में भी जेनेटिक्स में पढ़ोगे, आप उसको एनाटॉमी में पढ़ोगे, उसको आप इवन फाइनल ईयर में गायनी ऑफ गायनी में पढ़ोगे। तो चीज़ें ऐसी हैं कि उसका कुछ कंट्रीब्यूशन है। जैसे साइकिल्स हैं आपके, पता है ये इंपॉर्टेंट साइकिल्स हैं, ये इसके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप हाई टॉपिक्स देखें, आप कुछ हाई टॉपिक्स के आप दीवार के ऊपर नोट्स बना के चिपका सकते हैं, जिसको रिवाइज कर सकते हैं। कुछ चीज़ों को आप जो है छोटा एक नोटबुक रख सकते हैं, उसमें बना के रख सकते हैं हाई टॉपिक। जो कभी खाली बैठे हुए हैं उसको खोल के पेज पलट लिया, दिमाग में हाँ इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है। आप एमसीक्यूज कुछ जो है, कुछ एमसीक्यूज सीधा सीधा रिपीट हो जाते हैं, तो जब एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करते हैं तो वो भी एक फ़ायदा होता है कभी कभी कि आप यदि आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में अभी 80 क्वेश्चन है और आपने 40-50 टकाटक लगा दिए, तो आपका कॉन्फिडेंस इतना बढ़ जाएगा कि आप बाकी भी कर पाओगे। और बहुत ज़रूरी है मेथड ऑफ रिजेक्शन भी, कि यदि 4 एमसीक्यू, यदि 1/4 निगेटिव है और आप यदि एक चॉइस को रूल आउट कर पाते हो तो 3 बचा, तो आपके सही होने के चांस 1/3 हो जाते हैं। तो यदि आप 30 क्वेश्चन भी 1/3 पे मारते हो तो आपके 10 सही होंगे, निगेटिव आपके 7.5 होंगे, तो भी 2.5 पॉजिटिव में जाओगे आप। वो 2.5 बहुत काम आता है। आपने हैक नहीं दिया सर ये तो नीट का, वो भी एक बहुत बड़ा फायदा होता है। इसीलिए हमेशा आप निगेटिव मार्किंग कितनी है वो देखें जी। यदि 1/3 निगेटिव मार्किंग है तो आप तब तक टिक ना मारें जब तक कम से कम आपने एक को स्ट्रांगली रूल आउट कर दिया है। यदि हाफ निगेटिव है तो तब तक आप टिक ना मारें जब तक 2 को आपने स्ट्रांगली रूल आउट कर दिया है, क्योंकि उसको वो एमसीक्यू में कितना निगेटिव है वो भी देखना बहुत ज़रूरी है। और जिसमें निगेटिव मार्किंग है ही नहीं उसमें हम दिमाग लगा के पूरे मारें। मैं देखता हूँ ऐसे एंट्रेंस जहाँ निगेटिव मार्किंग नहीं है वहाँ भी लोग 8-10 एमसीक्यू छोड़ आते हैं। वो तो समझ से पड़े है, कुछ नहीं है, एंड में कुछ भी मार दें तो भी कम से कम 10 में 2-2.5 सही होगा आपका। बिल्कुल। तो वो पैटर्न को समझना बहुत ज़रूरी है। एक रिजेक्शन, आप जितना पढ़ोगे आपके जो अनकॉन्शियस में वो चीज़ें रहेंगी, तो आप तुक्का भी मारोगे तो चांस जो जितना पढ़ा हुआ है वो जितना अटेम्प्ट करेगा उसके सही होने के चांस ज़्यादा हैं। हर एमसीक्यू में नहीं भी आता हो तो चारों चॉइस को बार बार पढ़ें, आपको लग जाएगा नहीं डी तो नहीं है, ये तो इस साइकिल से रिलेटेड ही नहीं है, तो ABC में ही होगा। तो उसमें भी आप तुक्का मारोगे तो अब मैं बता रहा हूँ आपका तुक्का आप नेट पॉजिटिव में ही रहोगे। अच्छा, तो मेरा प्रॉफिटी है उसमें भी, पॉसिबिलिटी हमेशा होगी। लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी हमेशा होल्ड करता है। अच्छा, ये है किसी किस्मत अच्छी है तो उसने 1/3 करके तुक्का मारा है, एक रूल आउट करके, तो 30 में किसी का 11 सही हो जाएगा, किसी का 9 सही हो जाएगा। वो 2 एमसीक्यू भी बहुत बड़ा अंतर क्रिएट कर देता है मेरिट लिस्ट में। जी सर। वो लक है। देखिए लक तो दुनिया में है, आप जन्म लिए, भगवान ने आपको अच्छी फैमिली में जन्म दिया, अच्छा दिमाग दिया, आपको अच्छी क्रिएटिव एनवायरनमेंट दिया, कुछ लोगों को डिप्राइव्ड एनवायरनमेंट में जन्म दिया। डेस्टिनी और लक तो हम बदल नहीं सकते, बिल्कुल, लेकिन मेहनत से हम उस डेस्टिनी और लक को शेप दे सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन सही तरीके हमेशा हेल्प करते हैं। एमसीक्यू सॉल्विंग भी एक स्किल है। मैं कभी भी एमसीक्यू सॉल्व करता था तो यदि 100 तुक्के मैंने मारे, 1/3 निगेटिव 1/4 निगेटिव है तो कम से कम मेरे 35 तो सही होते ही थे 25 की जगह, तो नेट 10 तो पॉजिटिव ही हुआ। तो वो भी एक स्किल है। इसलिए एमसीक्यू को जीना सीखे। बिल्कुल। वैसे ही सब्जेक्टिव विज्ञान है, सब्जेक्टिव विज्ञान के लिए अलग स्किल है। मैंने यूपीएससी में देखा काफ़ी सारे जो आईटीज के टॉपर्स थे, मेडिकल के टॉपर्स थे, वो प्रीलिम्स नहीं निकाल पा रहे थे, मेंस बार बार नहीं निकाल पा रहे थे, क्योंकि सब्जेक्टिव के लिए एक अलग अप्रोच ही अलग है। जब तक आप उस पैटर्न को क्रैक नहीं करोगे बहुत मुश्किल आएगी। किसी भी एग्जाम का एक पैटर्न होता है, उस आत्मा होती है उस पैटर्न, उस एग्जाम की, उस आत्मा में विलीन यदि आप हो गए तो आप निश्चित रूप से बहुत अच्छा करोगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत सारी बातें हमने सर से आज के सेशन में की, इस पॉडकास्ट में की। सर लास्ट में स्टूडेंट्स के लिए आपकी तरफ से कोई स्पेशल मैसेज? जब भी स्टूडेंट तैयारी करते हैं कुछ चीज़ों का ध्यान दें, अपना स्लीप हैबिट्स रूटीन रखें, मेंटेन करें। कभी 10 बजे सोते हैं, कभी 12 बजे सोना, कभी 2 बजे सोना, कभी 4 बजे सोना, वो गड़बड़ है। बिल्कुल। आप एक टाइम डिसाइड करें। जो मॉर्निंग पढ़ने वाले हैं वो जल्दी सो जाएं, 4 बजे उठें, 4 बजे से पढ़ें। जो रात में पढ़ने वाले लोग हैं वो देर रात 2 बजे तक पढ़ना चाहें, 12, जब भी पढ़ना चाहें, लेकिन एक फिक्स टाइम रखें। ये जो यदि आप बार बार चेंज करोगे वो गड़बड़ है। एग्ज़ाम से पहले वाली रात कम से कम किसी भी हालत में 4 घंटे जरूर सोएं।
यदि मैं काफ़ी लोगों को देखता हूँ पूरे जग के जाते हैं, मेरी भी आदत थी जग के एग्जाम देने की। वो प्रेशर में उन्हें नींद भी नहीं आती। नींद भी नहीं आती। यदि आप स्लीप हाइजीन रेगुलर नहीं रखोगे, आप अपने स्ट्रेंथ देखो, आपका स्ट्रेंथ क्या है, अपने स्ट्रेंथ पे काम करो। यदि आपको लगता है आपका रिवीजन स्पीड अच्छा है तो रिवीजन के जरूर समय दें। लास्ट के दो महीने अच्छी तरह रिवाइज करें। लास्ट के समय के लिए सिलेबस रोक के ना रखें। एडिक्शन से बचें। कुछ काफ़ी लोग हॉस्टल्स में आते हैं, टोबैको, काफ़ी लोग ये बोलते हैं कि सिगरेट पीने से हमारा कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है। वो आदत बिल्कुल ना डालें, क्योंकि मैंने देखा है काफ़ी लोग स्मोकिंग के चक्कर में फंस जाते हैं। यदि आपका सिलेक्शन ना हो तो स्मोकिंग आपकी कंसंट्रेशन को, आपके इरिटेबिलिटी को, आपके फ्रस्ट्रेशन को और ज़्यादा बढ़ाती है। इससे दूर रहें। आप तैयारी के टाइम में आइडियल है बगल में रुकें, अपने साइकिल से जाएं, पैदल जाएं। बाइक वाइक रख के लोग तेज़ चलाते हैं, उसी टाइम काफ़ी लोगों का एक्सीडेंट हो जाता है। उनकी पूरी तैयारी उनकी जो है वो डिरेल हो जाती है। हमेशा बहुत ज़रूरी है कि 2 साल जब आप तैयारी कर रहे हो तो केवल तैयारी आपका मेन एम होना चाहिए, बाकी सब चीज़ें साइड होनी चाहिए। बाकी म्यूजिक के इंटरेस्ट आप बाद में डेवलप कर सकते हो, आर्टिस्टिक आप बाद में हो सकते हो, कल्चरल आप बाद में हो सकते हो। यदि आपने 1 से लेकर 12 तक आपके पास बहुत 1 से लेकर 10 तक बहुत टाइम था आपका इन चीज़ों के लिए। ये 2 साल आप करियर को दो, बिल्कुल, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। ये 2 साल डिसाइड करेगा कि नॉर्मली 99% लोग अगले 60 साल तक क्या करेंगे। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप आर्किटेक्ट बने हो, सीए कर रहे हो तो जिंदगी भर सीए रहोगे, आप आर्किटेक्ट हो तो आर्किटेक्ट रहोगे। कोर्स और बहुत ज़रूरी है कि आप वो चीज़ अचीव करो जो आपका फोकस है। नहीं तो क्या एक लाइफ भर आप दूसरे को देख के आप कसकते रहते हो। मैं देखता हूँ काफ़ी लोग, कोई BMS में ज्वाइन कर लिया तो वो चाहता था मैं MBBS में जाऊँ, MBBS को देख के परेशान है। कोई BDS कर लिया तो वो MBBS बनना चाहता है, कोई MBBS कर लिया तो कुछ और करना चाहता है। हमें इतनी मेहनत करें कि जो चीज़ आपने चाही है वो चीज़ आपको मिले, क्योंकि जब फर्स्ट चॉइस की कोई चीज़ मिलती है तो एक पढ़ने में, आगे बढ़ने में एक अलग एनर्जी होती है। बिल्कुल, कोई स्ट्रीम छोटा नहीं होता, लेकिन एक बार आपने मन बना लिया, उस स्ट्रीम में एडमिशन ले लिया तो पूरे फोकस में आप उसी स्ट्रीम में के हो जाओ। आप फिर ये मत सोचो कि ये होता तो अच्छा होता, वो होता तो अच्छा होता। ऐसे दुनिया में पॉसिबिलिटीज तो इनफाइनाइट है सर। पॉसिबिलिटी तो इनफिनाइट है। बच्चों को मैं कहूँगा पूरे लगन के साथ मेहनत से करें, एक सही पैटर्न को समझें, सही एनवायरनमेंट। अपने जो स्टडी रूम का जो एनवायरनमेंट, मंदिर होता है ना पूजा के लिए, भगवान आपको दिखते हैं, वहाँ पे आपको आरती रहती है, वैसे ही रूम को एक विद्या का मंदिर बना लें अपने। आसपास किताबें रहें, आसपास इंपॉर्टेंट नोट्स चिपके हुए रहें। आप मतलब ऐसा रहे कि आप विलीन हैं पढ़ाई में, आप सोचें पढ़ाई, जिए पढ़ाई। उस टाइम आपके दिमाग में 24 घंटे केवल किताब, और रात में आधा 1 घंटा कल इमेजरी में निकालें सोने से पहले कि हाँ ये मैंने पढ़ा था, मेटाफेज में ऐसा होता है, इसके बाद ये था, ये था, ये था, ये था, ये था। खुद ही फ्लो चार्ट बना के रिवाइज करें, कि किताबों के फ्लो चार्ट पे ना जाएं। हर चीज़ का समराइज करने, एक पेज में काम के 10 लाइन क्या है उसको नोट्स में बनाएं, फ्लो चार्ट बनाएं, डायग्राम बनाएं, उसको प्रैक्टिस करें। आप इवन जो MCQ, उसको जो इम्पोर्टेंट MCQ है उसको लाइन फॉर्म में बार बार 8 बार 10 बार लिखें। द फर्स्ट फेज ऑफ दिस साइकिल इज दिस, दिस इस स्टेप पे ऑक्सीजन रिलीज होता है, इस स्टेप पे ऑक्सीजन रिलीज होता है, वो 50 बार लिखे। लोग हंसे आपके ऊपर कि ये तो क्या है, रट्टू टाइप का आदमी है। लेकिन जब आप सक्सीड करोगे तो फिर वो आपको कॉपी करने के लिए आपके पास 10 लोग आएंगे, नोट्स मांगेंगे। कभी भी सही चीज़ करने में डरना नहीं है। कुछ लोग सोचते हैं कि टॉपर्स की कुछ मिथ्स के पर मत जाए कि हम आधा घंटा पढ़ते थे, हम 1 घंटा पढ़ते थे, हम 1.5 घंटा पढ़ते थे। हर व्यक्ति जो सफल हुआ है उसने मेहनत की है। मैं तो टॉपर्स को अक्रॉस द ईयर्स देखा हूँ। मैं काउंसलर भी रहा हूँ, खुद भी एम्स में रहा हूँ। लाल बहादुर शास्त्री एडमिनिस्ट्रेशन इंस्टीट्यूट है आपका, सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस अकेडमी। हमारे साथ जो लड़का ट्रेनिंग कर रहा था IPS में, वही अगले साल IAS में UPSC में रैंक 1 आया। एम्स में मैंने हर साल के नीट टॉपर्स को साथ में देखा है। टॉपर्स के साथ बैठा हूँ, उनके साथ बातचीत किया हूँ, कैसे पढ़ते हैं। मेरा हमेशा मानना है किसी के बरगलाने पे ना जाए, मेहनत करने पे ना भागे। यदि आप मेहनत कर रहे हैं तो आपकी रैंक यदि 80 आती तो रैंक आपकी सिंगल डिजिट में आएगी। और टेंशन होता है जब हम बीच बीच में रहते हैं, 520 से घट के हम 480 पे आ सकते हैं, बाउंड्री लाइन पे। जब यदि जो लोग ऊपर हैं, यदि आपने तैयारी 700 की है तो घट के आप 650 के नीचे जा ही नहीं सकते। जिन लोगों की अच्छी रैंक लगती है वो अक्रॉस लगती है, मतलब तो एक ही एग्जाम होता है। ये तो हमारे टाइम तो
इनकी रैंक आ रही है, उनकी जिपमर में भी आ रही है, एएमयू में भी आ रही है, एम्स में भी आ रही है, पीएमटी में भी आ रही है। लेकिन अच्छे बच्चों से अपने को ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। वो क्यों अच्छे हुए, क्यों अचीव कर रहे हैं, वो जानने की कोशिश करनी चाहिए। बिल्कुल। और सेल्फ इम्प्रूवमेंट में आना चाहिए। मैं सारे बच्चे जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, जेईई मेंस की तैयारी कर रहे हैं, सबको मैं शुभकामनाएं देता हूँ। याद रखें, ज़िंदगी नीट और जेईई मेंस पे रुक नहीं जाती। जो बच्चे नीट नहीं कर पाए, जेईई मेंस नहीं कर पाए, वो भी बहुत सफल है। मैंने देखा है मेरे साथ जो एमबीबीएस में तैयारी कर रहे थे, जो लोग नहीं कर पाए, वो भी आज काफ़ी अच्छे पोजीशंस पे हैं। जो लोग यूपीएससी में सेलेक्ट नहीं हो पाए, वो भी बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स हैं। लाइफ किसी चीज़ की रुकती नहीं है। हर ऐसा कोई घाव नहीं जो नहीं भरता है, लेकिन इतनी मेहनत करें कि घाव हो ही ना, आप सेलेक्ट हो। लेकिन मैंने बताया, एस्पिरेंट ज़्यादा हैं, सीटें कम हैं। अब 1 लाख एमबीबीएस की सीट है, तभी एस्पिरेंट 17 लाख है, तो 16 लाख कहीं ना कहीं छूटेंगे। ये नहीं तो ये छूटेगा। और वो कुछ ना कुछ सर लाइफ में कर लेंगे। और कभी अगर निराशा उन बच्चों को होती है जो एग्जाम में विफल होते हैं, तो उनके लिए गीता में एक श्लोक है जो मुझे हमेशा इस बात को याद आती है, सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणम रजा अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। यानी कि सब कुछ छोड़ दो, सब कुछ त्याग दो और लास्ट में उस भगवान की शरण में चले जाओ। वो तुम्हें पाप मुक्त कर देंगे, सारी चिंताओं से मुक्त कर देंगे। और वो भगवान कोई और कहीं दूर नहीं, आपके माता पिता है। एग्जाम दे करके सबसे पहले बात उनसे करें। बिल्कुल। और उसके बाद समय मिले तो अपने टीचरों से ज़रूर बात करें, लेकिन कभी भी कोई गलत डिसीजन लेने के पहले एक बार ज़रूर सोचें। मेरा हेल्पलाइन नंबर मैंने भिलाई टाइम्स में पहले ही रिलीज़ कर दिया है। कोई बच्चा अगर परेशान हो एग्जाम में विफल होने के चलते, तो बात करना चाहे तो मुझसे वो कभी भी संपर्क कर सकते हैं। ये थे डॉक्टर दुर्ग एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव सर। बहुत सारी बातें हमने इससे आज की, बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ जानने को मिला। आज की वीडियो ना सिर्फ बच्चों के लिए हेल्पफुल है, बल्कि उन पेरेंट्स के लिए भी है जो अपने बच्चों को मार्गदर्शन देना चाहते हैं या दे रहे। जैसा इन्होंने कहा, मेरा भी पर्सनल हेल्पलाइन नंबर है, वो मल्टीपल चीज़ों के लिए है। जो साइबर फ्रॉड के लिए भी लोग फ़ोन करते हैं, काउंसलिंग के लिए भी फ़ोन करते हैं। अब इस एग्ज़ाम भी मैं ऐड कर रहा हूँ। जो बच्चे परेशान हो, 7898815399 मेरा पर्सनल नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है। इस पर मैसेज डालें, फ़ोन करें। परेशान हो ज़रूर फ़ोन करें। यदि मेरे बात करने से एक व्यक्ति की भी जान बच सकती है, तो निश्चित रूप से मेरा नंबर भी सफल हो जाएगा। सर ये बहुत बहुत बड़ी आपने पहल कर दी है आज से बच्चों के लिए। तो ये मेरे मतलब आपके लिए मैं जितना शुक्रगुजार हूँ, जितनी तारीफ़ करूँ वो कम है सर। मेरे आंखों में अभी थोड़ी देर में आंसू ही होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर का, मेरे बच्चों के लिए, मेरे स्टूडेंट्स के लिए, हमारे बच्चों के लिए सर ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठाई, इतना समय दिया। सर को बहुत बहुत धन्यवाद। भिलाई टाइम्स चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरे एक छोटा सा एजुकेशन चैनल है द फ्लैश एकेडमी, उसको भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार, जय हिंद, जय जोहर, जय छत्तीसगढ़।